गुड मॉर्निंग। आज के रिवीजन सीरीज में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेशियो एनालिसिस। हमारे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स में सबसे ज़्यादा फॉर्मूला कंटेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो आपके सामने है। तो आपको ध्यान में होगा राइट कि सबसे ज़्यादा फॉर्मूले यहाँ पे हैं, अलग अलग कैटेगरीज में फॉर्मूले। हम सारे फॉर्मूले रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक ये लेक्चर हमारा दो पार्ट में जाएगा। पहला पार्ट हम सारे रेशियोज एक साथ पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट उन रेशियोज को अप्लाई करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे राइट। तो बिल्कुल ये रेशियो अराउंड आप मान के चलो आधा पौन घंटा हमारा सारे रेशियोज डिस्कस करने में लगेगा। उन रेशियोज का रेलेवेंस भी डिस्कस करेंगे हम स्पीडली राइट। तो आधे पौन घंटा पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसको सुनना। आपकी कंसेप्ट कॉपी अगर आपके पास हो तो उसको साथ में रख लेना। अगर किसी के पास कंसेप्ट कॉपी नहीं है तो वो साथ के साथ अगर लिख पाए तो लिख भी लेना राइट। या कोई भी आपके पास मॉड्यूल हो या नोट्स हो, कुछ भी ऐसा रेफरेंस बुक हो आपके सामने जिसमें रेशियोज लिखे हो, वो जो हमारे सीए इंटरमीडिएट में मॉड्यूल में कवर्ड है राइट। सारे रेशियोज जितने बहुत सारे अलग अलग टाइप के बहुत सारे रेशियोज होते हैं वो सब नहीं, जो इंटरमीडिएट में है वो वाले रेशियोज सामने रखना। बस नहीं भी रखोगे तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल वैसे भी होने वाला है। आप सुन भी लोगे तो काम हो जाएगा राइट। आप उस सुन को बस उसको सुन के याद करते हुए जाना और आगे बढ़ते हुए जाना। करेक्ट। तो रेशियोज जो है, रेशियोज हम कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे राइट। अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग रेशियोज पढ़ेंगे। उस कैटेगरी का रेलेवेंस भी समझेंगे कि आखिर ये रेशियोज हमें क्या हेल्प कर रहा है राइट, क्या बता रहा है, इससे हम किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। तो ये रेशियो एनालिसिस नाम का टॉपिक, पहले एक बैकग्राउंड अगेन 2 मिनट का बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया जाए कि ये आखिर क्या है, ये आपको क्या हेल्प करेगा। बहुत सी बार क्या होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट और पी&एल अगर हमारे सामने आते हैं तो उस बैलेंस शीट और पी&एल से हम उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते सीधे सीधे डेटा से कि यार ये सही है कि गलत है, ये बैलेंस शीट अच्छी है कि खराब है, आने वाले टाइम पे कंपनी का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है कि खराब है, पता नहीं लगता। रेशियोज कुछ आपको हेल्प कर देते हैं ये आइडेंटिफाई करने में या क्विकली आइडेंटिफाई करने में कि कंपनी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अच्छे डायरेक्शन में मूव कर रही है या कंपनी थोड़े से वर्स कंडीशन की तरफ मूव कर रही है। रेशियो आपको क्विकली जवाब दे देगा, डेटा आपको क्विकली जवाब नहीं दे पाएगा। मैंने बोला करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमें नहीं पता चलेगा करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ क्या इंपैक्ट, जब तक कि मैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी को दोनों को एक साथ नहीं देखूंगा। अमाउंट टर्म में भी देखूंगा तो शायद ज्यादा रिलेवेंस क्रिएट ना कर पाऊं, लेकिन जैसे ही बोला मैंने कि करंट रेशियो इज 3:1, 2:1, 1.5:1, तो आपके माइंड में क्विकली एक इमेज आ जाएगी यस कि ये रेशियो ठीक है या खराब है राइट। क्योंकि आइडियल हमारे माइंड में है 2:1, इससे बेहतर होगा तो अच्छी सिचुएशन है, इससे खराब होगा तो खराब सिचुएशन है। करेक्ट। तो रेशियो एनालिसिस हमें हमारे हाथ में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है तो उसको रीड करना सिखा देता है। करेक्ट। चलो तो अब कैटेगरी वाइज हम रेशियो शुरू कर रहे हैं और उस कैटेगरी में पहली कैटेगरी हमारे पास अगर कोई है तो वो है लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो ये बोर्ड पे बहुत सारा एक साथ आपके सामने आया ना, पहले भी मैंने बोला है पुराने लेक्चर्स में, लेकिन अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं खोले और सबसे पहले ही यही लेक्चर खोला है तो मैं आपको पहले बता दूं कि बोर्ड पे एकदम कुछ आए राइट, स्क्रीन पे एकदम कुछ दिखे, बहुत सारा कंटेंट दिखे तो उसको एक साथ रीड करने की कोशिश मत करो राइट, कनेक्शन बिठाने की भी कोशिश मत करो। मैं आपको जहां जहां ले जा रहा हूं उस पॉइंट को पढ़ते हुए जाओ तो ऑटोमेटिक स्क्रीन के सारे पॉइंट हम सारे कंटेंट कवर भी कर लेंगे और साथ के साथ चलते हुए भी जाएंगे राइट। तो स्क्रीन पे बहुत सारा कंटेंट कुछ आ जाए, फॉन्ट साइज अलग अलग हो राइट, ध्यान से देखना पड़ रहा हो, देखना ही नहीं अपने को राइट। मैं बता रहा हूँ सारी चीजें बोल के बता रहा हूँ राइट, उस टाइम देखते हुए जाना। श्योर। लिक्विडिटी रेशियोज हमें आइडेंटिफाई करवा के देगा कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजिशन कैसी है राइट। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशंस मतलब कंपनी के पास कैश या कन्वर्टेबल कैश की पोजीशन कैसी है राइट, ठीक है राइट, खराब है राइट, अच्छी है, ये आपको बता देगा। ये सारे रेशियोज जितने बड़े होंगे राइट, ये सारा भी मैं बताते हुए जाऊंगा कि कौन से रेशियोज, क्योंकि कभी कभी रेशियोज आपके सामने है लेकिन एनालाइज नहीं कर पाते हो, तो ये सारे रेशियोज जितने ज्यादा होंगे, जितने बड़े होंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से ये रेशियो का नंबर बढ़ता हुआ जाएगा, इट मींस वो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के हिसाब से बेहतर है राइट। लिक्विडिटी रेशियोज आपको ये बताएगा कि जितना बड़ा होगा उतना बेहतर होगा। करेक्ट है क्या?
चलो, अब हम सबसे पहले रेशियोज की तरफ आते हैं जो हम बचपन से बढ़ते हुए आ रहे हैं, ये करंट रेशियो, राइट। करंट रेशियो मतलब करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय करंट असेट, व्हाट डू यू मीन बाय करंट लाइबिलिटीज? तो सिंपली बात है कि एक साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, अगर कोई असेट कैश में कन्वर्ट होने की संभावनाएं रखती है, राइट, होने की एक्सपेक्टेशन है, होगी नहीं होगी ये तो हमें नहीं पता, स्टॉक बिकेगा कि नहीं बिकेगा हमें नहीं पता, डेटा से पैसा आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता, लेकिन चांसेस ऐसे हैं कि एक साल के अंदर अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो करंट एसेट की कैटेगरी में आएंगे, राइट। और करंट लाइबिलिटीज मतलब लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर। यहाँ एक्सपेक्टेड की बात ही नहीं आती क्योंकि लाइबिलिटीज की ड्यू डेट हमें पहले से पता होती है, किशोर। हालांकि असेट की भी ड्यू डेट हमें पता होती है, लेकिन वो सामने वाले पे डिपेंड करती है कि वो कब पे करेगा। लेकिन लायबिलिटी के केस में तो हमें खुद को पे करना है, तो ये हमें पता है कि हम इस दिन पे कर देंगे। तो आने वाले एक टाइम में हमारे पास, एक साल में हमारे पास इतनी असेट है और एक साल में इतनी लायबिलिटीज है, ये करंट लायबिलिटीज है यहाँ पे, राइट। तो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज अगर ये रेशियो किया जाए तो करंट रेशियो आता है। इसका आइडियल होता है 2:1। जहां जहां आइडियल होगा वहां मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा, जहां नहीं बता रहा इट मींस उसका आइडियल नहीं है, उसका रेशियो कम ज्यादा बेहतर कौन सा होगा वो मैं बता दूंगा। तो 2:1 के अगर आसपास की सिचुएशन है तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशंस अच्छी है आने वाले एक साल की। लेकिन अगर आपको आने वाले एक साल की लिक्विडिटी पोजीशन चेक नहीं करनी है, आपको आने वाले 3 महीने की लिक्विडिटी पोजीशन चेक करनी है, तो फिर आपको क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, राइट, ये चेक करना होगा। तो आने वाले 3 महीने की कैटेगरी आपको यहां से चेक होगी कि क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब सवाल ये कि क्विक असेट का मतलब क्या? असेट विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 3 मंथ। अब जनरली ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है एग्जाम में, तो हम क्या करते हैं, ये क्विक असेट को हम निकालते हैं करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करेक्ट। तो ऐसे क्विक असेट आ जाती है, करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। जनरली प्रीपेड की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं होती है, तो सिंपली करंट असेट माइनस स्टॉक विल बी कंसीडर्ड एज क्विक असेट। और करंट लायबिलिटीज तो हम यहाँ पूरी ले रहे हैं क्योंकि जनरली लायबिलिटीज का पेमेंट 3 मंथ्स में ही होता है, राइट। तो वो आता है क्विक रेशियो, जिसका आइडियल है 1:1। इससे ज्यादा होगा तो ठीक सिचुएशन है, इसके आसपास होगा तो ठीक सिचुएशन है, लेकिन इसके बिलो जाएगा और बहुत ज्यादा बिलो जाएगा तो लिक्विडिटी के हिसाब से कंपनी की पोजीशन ठीक नहीं है। ये आने वाले 3 महीने की सिचुएशन बताता है। करंट रेशियो आने वाले एक साल की सिचुएशन बता रहा है कि आने वाले एक साल में हमारे पास सफिशिएंट कैश होगा कि नहीं होगा। ये बता रहा है आने वाले 3 महीने में हमारे पास सफिशिएंट कैश होगा कि नहीं होगा। और ये एब्सोल्यूट कैश रेशियो ये बताता है कि आज ही के दिन हमारे पास हमारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए पैसा है कि नहीं। अगर आज हमारे पास सारी लायबिलिटी वाले बंदे हमारे दरवाजे पे आ जाएं तो आज हम पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो आएगा कैश रिजर्वायर। ये डिवाइड रह गया है प्रिंटिंग एरर से, राइट। कैश रिजर्वायर डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब सवाल है कि कैश रिजर्वायर मतलब क्या? कैश रिजर्वायर मतलब आज के दिन का कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, आज के दिन का। अब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जनरली लिस्टेड सिक्योरिटीज कम्स इन दैट कैटेगरी कि मार्केटेबल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है, मार्केटेबल मतलब इजीली सेलेबल, अगर राइट। अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर इसमें मत लेना क्योंकि वो इजीली सेलेबल नहीं होते, उसके लिए बायर्स आपको ढूंढने पड़ते हैं और बायर्स ढूंढने के बाद भी फॉर्मेलिटी पार्ट बहुत ज्यादा होता है, क्विकली सेल नहीं किया जा सकता। तो जनरली लिस्टेड सिक्योरिटीज, करेक्ट। तो ये आ गया आपका आज की लिक्विडिटी पोजीशन चेक करना, राइट। तो एक साल, 3 महीने और आज की लिक्विडिटी पोजीशन, ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े। उसके बाद हम आए इंटरवल मेजर रेशियो। इंटरवल मेजर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो आज का कैश रखा है वो उस कैश को हम कितने दिन तक सर्वाइव करने के लिए यूज कर पाएंगे बिना किसी अदर इनफ्लो के। मतलब हमारे पास अगर अभी पॉकेट में कोई पैसा रखा है आपके पास और कोई इनफ्लो ना हो तो कितने दिन तक आप आपके बिजनेस का ऑपरेशन चला पाओगे, राइट। तो सिंपल बात है कि आपके पास का जो कैश बैलेंस है उसको एक दिन के एक्सपेंसेस से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि कितने दिन के एक्सपेंसेस कितने दिन के एक्सपेंसेस करने के लिए आपके पास कितना कैश होल्ड है, करेक्ट है क्या। अब ये डेली कैश एक्सपेंसेस कैसे आएगा? डेली कैश एक्सपेंसेस आएगा कि पूरे साल के आपके जितने भी एक्सपेंसेस है, राइट, उन सबको जोड़ दो। कैश एक्सपेंसेस, पूरे साल के कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश मत लेना, पूरे साल के कैश एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 360 या 365, राइट। 365 करना ज्यादा ठीक होगा, राइट, क्योंकि 360 जब क्वेश्चन बोलेगा तभी करना, अदरवाइज 365 एक दिन का एक्सपेंस आ जाएगा, करेक्ट है क्या।
तो एनुअल ऑपरेटिंग केस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 365, ये 4 रेशियोज हमारी लिक्विडिटी पोजीशन जज करते हैं। उसके बाद अगले रेशियोज की कैटेगरी आई, वो आई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इन परसेंटेज टर्म होते हैं, तो परसेंटेज टर्म होते हैं मतलब ये श्योर हो गया कि परसेंटेज टर्म में इन सारे रेशियोज में मल्टीप्लाई 100 यूज होगा, करेक्ट, ये श्योर हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जज कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा होंगे उतने बेहतर है। आइडियल कुछ नहीं होता इसका, ये तो जितना बड़ा होगा उतना बेहतर है, करेक्ट। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जितनी ज्यादा हो, करेक्ट। एक आध एक्सपेंसेस इसमें ऐसा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो जहां हम अपोजिट बात करेंगे कि ये कम होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, अदरवाइज सारे रेशियोज जो है जितने बड़े हों उतना अच्छा है। सबसे पहला रेशियो है जीपी रेशियो, तो सिंपल है, ये हम बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जीपी अपॉन सेल इनटू 100। लेकिन सेल का एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना, सेल मीन्स नेट सेल्स, सेल माइनस सेल रिटर्न, राइट। जीपी अगर कभी गिवन ना हो कभी, तो सेल में से सीओजीएस लेस कर देंगे तो हम जीपी पे पहुंच जाएंगे, करेक्ट है। फिर आते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसके बीच में एक रेशियो ये एनपी रेशियो इसके जस्ट साथ ही डिस्कस करना है, तो ये बेहतर है इसको पहले हम एनपी रेशियो, एनपी अपॉन सेल इनटू 100, तो सिंपली हमारे पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100 करेंगे तो एनपी रेशियो आ जाएगा। तो जीपी रेशियो, एनपी रेशियो। अब आता है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या चीज है, इस पे समझते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, थैंक यू सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब हमारे बिजनेस की कोर बिजनेस एक्टिविटी से कमाया गया प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट में तो क्या होता है, सारा प्रॉफिट आ जाता है, मतलब हम जब पीएनएल बनाते हैं तो इस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें सब आ जाता है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब। लेकिन हम केवल चाहते हैं कि हमारी कोर बिजनेस एक्टिविटी से हमने कितना कमाया, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये किससे आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा कि नेट प्रॉफिट में से आपको कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। जब आप पीएनएल बनाते हो तो पीएनएल में नेट प्रॉफिट में वो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है जो नॉन ऑपरेटिंग है, तो उसको लेस कर दो। वो एक्सपेंसेस लेस हुआ जो नॉन ऑपरेटिंग है, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट गिर गया, उसको ऐड कर दो। तो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, करेक्ट। तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल इनटू 100, राइट। लेकिन इस फॉर्मूले में और आईसीएआई के व्यू में कोई चेंजेस है तो मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं कि आईसीएआई जब भी ये फॉर्मूला देता है, वैसे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सीओजीएस मिला के होना चाहिए क्योंकि ये तो कोर बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा है, लेकिन आईसीएआई जब भी इस रेशियो को पूछता है तो वो सॉल्यूशन में अदर ऑपरेटिंग रेशियो को डिफाइन करता है। मतलब ऑपरेटिंग रेशियो की बजाय पूछता ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन डिफाइन करता है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब सीओजीएस को वो पार्टिसिपेट नहीं करवाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे एग्जाम में आईसीआई व्यू के हिसाब से ही सॉल्यूशन हमको देना है। तो आईसीआई व्यू जब भी इस फॉर्मूले को पूछता है तो अदर देन सीओजीएस उसका सॉल्यूशन देता है, तो हम भी वैसा ही करेंगे। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा, सारे आ जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग नहीं आएगा। इवन डिप्रीशिएशन भी आएगा, इवन डिप्रीशिएशन भी आएगा। डिप्रीशिएशन को हटाते हैं हम केवल वर्किंग कैपिटल चैप्टर में, बाकी कहीं पे भी डिप्रीशिएशन को नहीं हटाएंगे, राइट। तो यहाँ पे डिप्रीशिएशन भी आएगा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं आएंगे। लाइक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को जनरली हम नॉन ऑपरेटिंग मानते हैं, ठीक है। तो एनपी रेशियो हमने डील कर लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट डील कर दिया। अब आते हैं हम आरओआई पे। आरओआई 2 टाइप के होते हैं, राइट। यहां हम समझ लेते हैं आरओआई 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से 2 टाइप, एक होगा प्री टैक्स, एक होगा पोस्ट टैक्स। एक होगा प्री टैक्स, एक होगा पोस्ट टैक्स। अब एग्जामिनर जनरली क्लैरिटी दे तो ठीक, नहीं दे तो आप तो दोनों कैलकुलेट करके आ जाना, आरओआई प्री टैक्स, आरओआई पोस्ट टैक्स, तो बात ही खत्म। उनके पास कोई ना कोई 2 में से एक सॉल्यूशन तो हो गई। प्री टैक्स आरओआई बेस्ड होता है ईबीआईटी पे, ईबीआईटी अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, करेक्ट। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब सवाल ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, आएंगे हम उस पर, राइट। ईबीआईटी तो आपको पता है ना, ईबीआईटी अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब अगर पोस्ट टैक्स है तो क्या होगा, पोस्ट टैक्स से तो कुछ भी नहीं करना है, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी, ईबीआईटी को आफ्टर टैक्स कर देना है डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं सीधा बोल रहा हूं ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस मत करना, ईबीआईटी को सीधा आफ्टर टैक्स कर देना, राइट। तो आपका आ जाएगा एवरेज, ये जो आएगा वो पोस्ट टैक्स आरओआई आ जाएगा, राइट।
एवरेज कैपिटल अब कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये तो ठीक है, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? तो मैं सारी चीजें आपको बाद में एनेक्सर्स में प्रिंटेड है, आपके नोट्स में भी प्रिंटेड है सबको, मैं सारी चीजें आपको यही डिफाइन कर लेता हूँ, राइट। जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस को प्लस करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये हमारा आता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर हम रिजर्व्स एंड सरप्लस जोड़ दें तो आता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। अगर इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जोड़ दें तो आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, इस शेयर होल्डर फंड के 2-3 नाम और हैं। शेयर होल्डर फंड के 3 नाम और क्या क्या है? इसको हम नेटवर्थ भी बोलते हैं, इसको हम प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं, इसको हम ओनली इक्विटी भी बोलते हैं। ओनली इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर फंड की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली इक्विटी। जैसे डेट इक्विटी रेशियो में इक्विटी यूज होता है ना, तो उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर जुड़ा हुआ था। अगर इसमें वो प्लस कर दूं लॉन्ग टर्म डेट, अगर इसमें प्लस कर दूं लॉन्ग टर्म डेट, तो जो आता है उसको मैं बोलता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड। शॉर्ट टर्म इंक्लूड मत करना, ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैलकुलेशन आपको 2 बार करनी होगी, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। बट कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि आपके पास ओपनिंग अवेलेबल नहीं है, तो ओपनिंग को 0 मत मानना, उस केस में आप क्लोजिंग पे बेस्ड कर देना, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड केवल क्लोजिंग वाला निकाल लेना। ओपनिंग क्लोजिंग है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, अगर क्लोजिंग है तो केवल क्लोजिंग पे बेस्ड होगा, करेक्ट है, राइट। तो ये आपके सारी चीजें हमने एक साथ पढ़ ली। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस तो आया इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किया तो इसके 4 नाम है, क्या क्या? शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्थ, इक्विटी और प्रोप्राइटरी फंड। इसमें अगर लॉन्ग टर्म डेट जोड़ दिया जाए तो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। फिर इसके बाद हम आए आरओई पे। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब हम केवल इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न निकाल रहे हैं, तो ये आएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय एवरेज, राइट। यहां पे भी एवरेज है, लिखा नहीं है, बट एवरेज हमेशा करना है आपको। एवरेज इक्विटी शेयर होल्डर फंड, अगर एवरेज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो इट शुड बी बेस्ड ऑन क्लोजिंग, करेक्ट। तो ये हुआ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये सब जितने ज्यादा होंगे उतने बेहतर, एक्सेप्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ऑब्वियसली एक्सपेंस रेशियो हम चाहेंगे कि ये जितना कम हो उतना बेहतर, करेक्ट। मल्टीप्लाई 100 सब में होगा क्योंकि ये परसेंटेज टर्म में निकलते हैं, करेक्ट। आगे बढ़े, चलो अगली कैटेगरी पे आते हैं, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज मतलब ये बेस्ड होंगे कैपिटल स्ट्रक्चर पे, राइट, हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल पे। कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हमें पता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो मतलब सिंपली डेट अपॉन इक्विटी, लेकिन सवाल ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेट? तो डेट मतलब ये ध्यान रखना ओनली लॉन्ग टर्म डेट, नॉट शॉर्ट टर्म। जब तक कि क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली ना बोल दे कि हम इसको शॉर्ट टर्म भी इंक्लूड मान रहे हैं, जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली कुछ बोलेगा तो फिर आपको वैसा करना ही है जैसा क्वेश्चन ने बोला। नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट है कि डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट ही होता है, ये बाय डिफॉल्ट डिफाइंड ऐसा समझो आप। ये ऑथर्स ने पहले से बोल दिया है कि इसमें शॉर्ट टर्म नहीं आएगा, राइट। इक्विटी में अगर बात करें तो इक्विटी में केवल इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, अभी हमने देखा इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी शामिल होगी, करेक्ट। चलो तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये आ जाएगा आपका डेट इक्विटी रेशियो, और इसका आइडियल होता है 2:1। ये रेशियो जितना कम होगा रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बेहतर है, राइट। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा मतलब डेट का पोर्शन उतना ज्यादा होगा, और डेट का पोर्शन उतना ज्यादा होगा मतलब कंपनी में रिस्क उतनी ज्यादा है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये आइडियल के आसपास रहे, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज ना आए। ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया मतलब उस कंपनी में फिर रिस्क बढ़ जाएगी, और रिस्क बढ़ने पे फिर उस कंपनी में बहुत दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाएगी, करेक्ट है क्या? तो ये हो गया डेट इक्विटी रेशियो। और आगे आए हम प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेट, मतलब ये बताता है कि आपके बिजनेस में पूरी जो असेट है, टोटल असेट, राइट, इसमें से कितना हिस्सा प्रोप्राइटरी फंड का है, मतलब कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स का है, नॉट इक्विटी शेयर होल्डर, कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स का है, मतलब इसमें प्रेफरेंस शेयर भी शामिल होंगे, राइट। तो ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बेहतर होगा, राइट, ये रेशियो जितना ज्यादा होगा मतलब आप कंपनी में ये बोल सकते हो कि कंपनी में रिस्क एलिमेंट शायद उतना कम होगा, राइट। क्यों? क्योंकि डेट कम होगा। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा मतलब डेट का बर्डन उतना कम होगा, करेक्ट। तो
ये आपका प्रोप्राइटरी फंड हो गया। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो देखो, डेट इक्विटी रेशियो हमने पढ़ा ना, डेट अपॉन इक्विटी, राइट। बस इसी में क्या करो, डेट में प्रेफरेंस जोड़ दो, इक्विटी में से प्रेफरेंस हटा दो, तो ये आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो बन गया। मतलब क्या है इसका, ये समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आपका जो ऊपर है डेट प्लस प्रेफरेंस, ये आपकी फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है, करेक्ट है। मतलब ऐसी कैपिटल जिसपे आपको पे करना ही करना है, चाहे आपने कमाया हो या ना कमाया हो, करेक्ट। डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, क्योंकि इक्विटी में से प्रेफरेंस हटा दोगे तो क्या बचेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि डेट प्लस प्रेफरेंस अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज कॉल्ड कैपिटल गियरिंग रेशियो। श्योर। ये बताता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल नॉन फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल का कितना टाइम्स है, करेक्ट। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना रिस्की है, राइट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कंपनी में जितनी कम हो उतना बेहतर है, करेक्ट है। श्योर। ये हो गया कैपिटल गियरिंग रेशियो। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, ये देखो रेशियो एनालिसिस नाम का टॉपिक ना पूरा का पूरा एक स्कोप पे चलेगा, राइट, कि कभी कभी आपको जजमेंट लेना होगा, आपको अजम्पशंस लगानी होगी कि यार इस सिचुएशन में तो ऐसा ही होगा, इस सिचुएशन में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि एब्सेंस इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर प्रेफरेंस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप डेट इक्विटी रेशियो को कैपिटल गियरिंग रेशियो मान सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस है ही नहीं, तो डेट अपॉन इक्विटी विल बी सेम। यस या नो? कैपिटल गियरिंग में क्या होता है, डेट प्लस प्रेफरेंस, इक्विटी माइनस प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस है ही नहीं, प्रेफरेंस है ही नहीं, तो डेट इक्विटी रेशियो और कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये जजमेंटल डिसीजन, हमें सिचुएशन बेस्ड डिसीजंस लेने होंगे, राइट। हमें अजम्पशंस का स्कोप रखना होगा इस चैप्टर में कि ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ये वाली इंफॉर्मेशन ही फाइनल है, ठीक है। फिर अगला है फिक्स एसेट रेशियो। फिक्स एसेट रेशियो कैपिटल एम्प्लॉयड पे बेस्ड होता है, तो फिक्स एसेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फिक्स एसेट हमारे टोटल बिजनेस की कैपिटल का कितना हिस्सा कंटेन कर रही है, ये रेशियो ये बताता है, राइट, कि कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये तो 100% कैपिटल है, ये तो पूरे बिजनेस की कैपिटल है, इसमें से कितना हिस्सा हमने फिक्स एसेट में लगा रखा है, तो ये पता लग जाता है बहुत सी बार, राइट, कि ऐसा तो नहीं कि हमारे पास जो कैश है वो बहुत ज़्यादा बैंक में रखा है, राइट, फिक्स एसेट में बहुत कम रखा है, तो इससे एक जजमेंट आ जाता है। श्योर। तो ये थे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। श्योर। ये इन रेशियो टर्म ही निकलते हैं, ना परसेंटेज टर्म निकलते हैं, ना कुछ, सिंपली, राइट, 2:1, राइट, 3:1, 4:1, तो ये रेशियो टर्म में निकलते हैं। इन टाइम्स भी बोल सकते हो आप कि ये टाइम्स टर्म में निकलते हैं। कवरेज रेशियोज, कवरेज रेशियोज बड़े नॉर्मल से हैं, राइट। कवरेज रेशियोज क्या बताता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि आपकी इंटरेस्ट को पे करने की कितनी कैपेसिटी है, मतलब आपके पास कितना फंड है, राइट, जिससे आप आपका इंटरेस्ट कितने टाइम्स पे कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स से कि आपका ईबीआईटी है 1 लाख और आपका इंटरेस्ट है 10,000, तो ईबीआईटी 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 करोगे तो क्या आएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब है कि आप 10-10 हजार के 10 टाइम्स इंटरेस्ट बियर करने की कैपेसिटी रखते हो। उतना होगा नहीं, राइट, करना तो 1 टाइम ही है आपको, लेकिन ये बस बता देता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। गेटिंग माय पॉइंट? 100%, राइट। तो ये आ गया ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। याद रखने का एक तरीका बताता हूं कि इंटरेस्ट को आप किस में से लेस करते हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है, तो इंटरेस्ट को हम किस में से लेस करते हैं, इंटरेस्ट से जस्ट पहले वाला अमाउंट क्या है, ईबीआईटी, तो सिंपल है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। डिविडेंड कवरेज रेशियो, डिविडेंड कवरेज रेशियो में 2 आते हैं, यहां पे इन्होंने एक ही डिफाइन किया हुआ है, मैं दोनों बता देता हूं आपको। डिविडेंड कवरेज रेशियो में एक आता है इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, एक आता है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड किस में से लेस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड जब लेस करते हैं तो उससे पहले का अमाउंट क्या है, पीएटी, तो पीएटी डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, पीएटी डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी कंसीडर्ड एज प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। अब आता है इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो का मतलब, इक्विटी डिविडेंड हम किस में से लेस करते हैं, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में से, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। करेक्ट है क्या? तो ये याद रखने का एक तरीका हो गया यहां तक के रेशियोज का। श्योर, ये वाले रेशियोज हम याद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। कभी कभी ऐसा आता है कवर फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस। कवर फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस का मतलब है कवरेज रेशियो निकालना है आपको, तो अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाए तो घबराना मत। अगला है डीएससीआर, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डीएससीआर। ये बताता है कि हमारे इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल को पे करने की कैपेसिटी भी कितनी है, मतलब इंस्टॉलमेंट, क्योंकि हम लोन लेते हैं तो बैंक केवल इंटरेस्ट की कैपेसिटी चेक नहीं करता है, बैंक उसके साथ साथ ये भी देखता है कि भैया इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों को पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो वो
वो आता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट सर्विसिंग, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट सर्विसिंग डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब सवाल ये कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट सर्विसिंग कैसे निकलेगा, राइट? तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट सर्विसिंग का मतलब ये है कि लोन के रीपेमेंट के लिए आपके पास कितना पैसा है। तो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप क्या कर दो, उसमें जोड़ दो नॉन कैश आइटम्स, क्योंकि नॉन कैश आइटम्स लेस तो किए थे आपने, लेकिन उसकी वजह से पैसा आपके पॉकेट से गया नहीं, आपके बैंक में वो पैसा रखा है, तो हमने ऐड कर दिया। लाइक सीएफएटी जब हम निकालते हैं तो पीएटी प्लस हमने क्या कर दिया, नॉन कैश आइटम्स को ऐड कर दिया। एक और चीज उसमें ऐड कर दो, वो है इंटरेस्ट, क्योंकि हम जब पेमेंट की कैपेसिटी निकाल रहे हैं इंटरेस्ट की, तो हम इंटरेस्ट भी जोड़ के उस फंड पे पहुंचेंगे, राइट? तो पीएटी प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट, राइट? ये जोड़ने के बाद आएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट सर्विसिंग, मतलब डेट रीपेमेंट के लिए हमारे पास इतना अवेलेबल है, डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट। श्योर? ये कवरेज रेशियो भी आपके जो निकलते हैं वो इन टाइम्स निकलते हैं, राइट? इन टाइम्स निकलते हैं। ये जितने ज्यादा होंगे उतना बेहतर है, उतनी ज्यादा कैपेसिटी आपकी पेमेंट की दिखेगी। श्योर? अगले आते हैं हम टर्नओवर रेशियोज पे। टर्नओवर रेशियोज भी इन टाइम्स निकलते हैं, टर्नओवर रेशियोज भी इन टाइम्स निकलते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये तीनों रेशियोज की अगर बात करें तो तीनों रेशियोज में आपका न्यूमरेटर जो होता है वो होता है सेल्स। सेल्स मतलब टर्नओवर, राइट? नेट सेल्स, नेट सेल्स मतलब सेल माइनस सेल रिटर्न, राइट? तो टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, टर्नओवर अपॉन फिक्स असेट, टर्नओवर अपॉन वर्किंग कैपिटल, करेक्ट? तो ये तीनों रेशियोज जो बेस्ड है वो टर्नओवर पे बेस्ड है। कभी कभी आपको एग्जामिनर यहां पे ऐसा बोल सकता है, राइट? क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है कि दिस टर्नओवर रेशियो इज बेस्ड ऑन सीओजीएस, तो फिर आप मान लेना यार, वैसे तो ओरिजिनली वो किस पे बेस्ड है, सेल पे, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया ना सीओजीएस पे बेस्ड है तो फिर कोई बहस नहीं करेंगे, हम उसको सीओजीएस अपॉन फिक्स एसेट कर देंगे, सीओजीएस अपॉन वर्किंग कैपिटल कर देंगे, सीओजीएस अपॉन फिक्स एसेट कर देंगे। बट व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट हम उसको हमेशा सेल पे ही कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट? उसके बाद आता है फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो। फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो बेस्ड होता है किस पे, अब अलग 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 बेस्ड आएंगे, राइट? अब अगर आप वर्किंग कैपिटल टॉपिक माइंड में रखोगे तो शायद और आसानी हो जाएगी। फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन किस पे, सीओजीएस पे होती है, तो सीओजीएस अपॉन अपॉन एवरेज फिनिश गुड्स, सीओजीएस अपॉन एवरेज फिनिश गुड्स। एवरेज का मतलब क्या, सब जगह ये एवरेज डिफाइंड है आपको यहाँ पे। एवरेज का मतलब है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, राइट? व्हेन एवरेज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इट विल बी बेस्ड ऑन क्लोजिंग, ये हमेशा की बाय डिफॉल्ट अजम्पशन रहेगी, ठीक है? तो सीओजीएस पे बेस्ड होगा। डब्ल्यूआईपी किस पे बेस्ड होगा, डब्ल्यूआईपी बेस्ड होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। रॉ मटेरियल किस पे बेस्ड होगा, रॉ मटेरियल बेस्ड होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम पे। तो यही सीओजीएस अपॉन एवरेज फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन एवरेज डब्ल्यूआईपी, और रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज रॉ मटेरियल। श्योर? आखिर आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि सर ये रेशियो बताते क्या है यार, ये ठीक है कैलकुलेट करना हमको आ गया, राइट? मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन रेलेवेंस क्या है इनका, तो समझने की कोशिश करते हैं। चलो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो जैसे ही समझा तो फिक्स एसेट वर्किंग कैपिटल दोनों बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगे, सेम कंटेक्स्ट में आपको समझना है। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो का मतलब है ये लेट्स से कि आपका टर्नओवर हुआ 3 करोड़, 3 करोड़, और आपकी कैपिटल लगी 1 करोड़। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स का आपका ये रेशियो आया, 3 टाइम्स का रेशियो आया, मतलब ये बता रहा है कि आप आपकी कैपिटल को बिजनेस में 3 टाइम्स रोटेट कर रहे हो, राइट? 3 टाइम्स मतलब गुड्स आप खरीद रहे हो फिर बेच रहे हो, फिर खरीद रहे हो फिर बेच रहे हो, फिर खरीद रहे हो फिर बेच, मतलब 3 टाइम आपकी कैपिटल का रोटेशन हो रहा है। ये जितनी ज्यादा बार होगा उतना बेहतर है। मतलब आप बिजनेस में अगर 5 टाइम्स रोटेट करोगे तो 5 टाइम्स के हिसाब से 5 टाइम्स टर्नओवर हो जाएगा आपकी कैपिटल का। आप 10 टाइम रोटेट कर सकते हो, राइट? आप हो सकता है 100 टाइम्स रोटेट कर दो। हम रेगुलर बेसिस पे गुड्स आया और हम हमारे पास रखते ही नहीं है, गुड्स आते ही बेच देते हैं, आते ही बेच देते हैं, आते ही बेच देते हैं, मतलब हमारी कैपिटल का रोटेशन बहुत फास्ट हो रहा है। तो उससे ये जजमेंट आता है कि हम जब नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो भी उतना टर्नओवर में सपोर्ट करेगी। अगर 3 टाइम्स है तो आपने अगले साल अगर 1 करोड़ की कैपिटल और इंट्रोड्यूस की तो आप एक टेंटेटिवली अंदाज लगा सकते हो कि आपका टर्नओवर जो है वो वापस 3 टाइम्स रोटेट होके 3 करोड़ का टर्नओवर और हो जाएगा, मतलब टोटल टर्नओवर आपका 6 करोड़ हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप आपकी टीम को बुला के बोल सकते हो, एफिशिएंसी चेक कर सकते हो कि जब मैंने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था तो मेरा टर्नओवर 3 करोड़ था, तो मैंने 1 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट किया तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपका ये टर्नओवर जो है वो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपके अपनी टीम से सवाल पूछ सकते हो, ये रेशियो आपको ये जजमेंट देगा।
सेम चीज रोटेशन ऑफ फिक्स एसेट, रोटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि आपके फिनिश गुड्स गोडाउन में फिनिश गुड्स आया और चला गया, आया और चला गया, यानी कि फिनिश गुड्स का रोटेशन कितना फास्ट हो रहा है। ये आपको ये बताता है कि आपकी मार्केटिंग टीम कितना एफिशिएंटली काम कर रही है। आपकी मार्केटिंग टीम राइट गुड्स को आप कितने दिन तक फिनिश गुड्स के गोडाउन में रोक के रखती है, राइट। अगर उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो फिनिश गुड्स का टर्नओवर बहुत फास्ट होगा। गोडाउन में फिनिश गुड्स आएगा, बिक जाएगा, आएगा, बिक जाएगा, आएगा, बिक जाएगा, करेक्ट। WIP टर्नओवर रेशियो आपको बताता है फैक्ट्री में एफिशिएंसी, राइट, कि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आया और रिप्लेस होके वो फिनिश गुड्स बन गया, रॉ मटेरियल आया फिनिश गुड्स बन गया, रॉ मटेरियल आया फिनिश गुड्स बन गया। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो आपको ये बताता है कि रॉ मटेरियल के गोडाउन में रॉ मटेरियल आया और WIP के नाम पे फैक्ट्री में इशू हो गया, रॉ मटेरियल आया फैक्ट्री में इशू हो गया, रॉ मटेरियल आया फैक्ट्री में इशू हो गया। तो ये सारे एफिशिएंसी को जज करने में काम आते हैं, करेक्ट। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स इज बेस्ड ऑन क्रेडिट सेल, तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट सेल पे बेस्ड होगा, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स, और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। दोनों का रिलेवेंस भी समझने की कोशिश करते हैं कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीट एवरेजली, कि आप साल में कितनी बार रिसीव करोगे। गेटिंग माय पॉइंट, कि साल में आप 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार कितनी बार रिसीव करोगे ये बताएगा। गेटिंग माय पॉइंट, ये जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप चाहोगे कि साल में बहुत ज्यादा बार पैसे मिलते रहे, राइट, ताकि आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो थोड़ा कम रहे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, आप ये चाहोगे कि ये जो है ये कम से कम रहे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट बताता है। तो हम तो चाहेंगे कि पेमेंट जो है वो कम ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी सब रेशियो बेहतर है ज्यादा होंगे तो, लेकिन ये कम चाहिए। श्योर, 100% क्लिक। लेकिन यहीं पे एक चीज हम और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका रेलेवेंस कुछ पीरियड से भी है, जैसे फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, WIP पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, तो वो समझने की कोशिश करते हैं, राइट, कि ये रेशियो से आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपके पास टर्नओवर रेशियो है और आपको DCP निकालना है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, तो आप क्या कर सकते हो, 12, 365, 52 डिवाइडेड बाय DTR अगर कर दोगे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसको हमने डेटर्स मैनेजमेंट नाम के टॉपिक में पढ़ा है, राइट। तो अगर ऐसा कर देते हो तो जो आता है वो DCP आता है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। इसका अपोजिट भी कर सकते हो आप कि 12, 365, 52 डिवाइडेड बाय, अगर आप ACP करते हो या DCP करते हो, व्हाटएवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो इससे भी आपका DTR ही आता है। तो सेम चीज आप सब में अप्लाई कर सकते हो। अगर 12, 365, 52 राइट डिवाइडेड बाय 12, 365, 52 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो करो, तो इससे जो पीरियड आएगा वो रॉ मटेरियल का आ जाएगा, राइट। अगर डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल पीरियड कर दो, डिवाइड बाय रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कर दोगे, तो रॉ मटेरियल का टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। सेम कनेक्शन विद WIP, सेम कनेक्शन विद फिनिश गुड्स, करेक्ट। तो ये सारा टर्नओवर रेशियो से आप उसके पीरियड भी निकाल सकते हो या रेस्पेक्टिव पीरियड से आप टर्नओवर रेशियो भी निकाल सकते हो। अगर आपको दिया है लेट्स से क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज 30 डेज और पूछा है कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालो, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज 30 डेज, तो 365, क्योंकि अब क्लियरिटी आ गई, 365 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो आपका आ जाएगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। श्योर, करेक्ट है। तो इनका पूरा कनेक्शन हम उससे भी बैठा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आगे जाएं तो रेशियो एनालिसिस नाम के टॉपिक में कुछ अदर रेशियोज है जिनके लिस्ट आपके सामने। अदर रेशियोज में हमने पढ़े हुए हैं इधर उधर, बस यहां कंपाइल कर दिया हमने। EPS, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बिल्कुल ठीक है। DPS, डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलता है कि टोटल डिविडेंड को डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर देंगे तो DPS पर शेयर डिविडेंड आ जाएगा। टोटल डिविडेंड को नंबर से डिवाइड कर देंगे, नॉर्मल। डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट का मतलब ये है कि हमने कितना बांटा, हमने कितना बांटा। लेट्स से कि आपने अगर 10 रुपए कमाया और आपने 4 रुपए बांटा, तो कितना परसेंट बांटा आपने, कितना परसेंट बांटा, 40% बांटा। गेटिंग माय पॉइंट। तो DPS अपॉन EPS इंटू 100, राइट, तो आ जाएगा 40% ऑटोमेटिकली। कितना रोका आपने, रिटेंशन रेशियो कितना रोका, तो कितना रोका, तो ये पता चल जाएगा कि अगर 40% डिविडेंड बांटा मतलब 60% रोका। तो एक तरीका तो ये कि 100 में से हम डिविडेंड पे आउट लेस कर दें, या दूसरा तरीका ये कि हम ऐसा भी कर सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, कि जितना रोका उसको परसेंटेज में निकाल लें। तो ये 6 कैसे आया, EPS माइनस DPS अपॉन EPS इंटू 100, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन रेशियो, RR का कनेक्शन में एक और बता दूं, आपको ध्यान होगा, राइट, कि हमने किसी और टॉपिक में पढ़ा था, याद आ गया था उस टाइम। तो यार कि ग्रोथ का अगर कभी फॉर्मूला गिवन ना हो, जी का फॉर्मूला अगर आपको कभी गिवन ना हो, राइट, तो G इज इक्वल टू ROE इंटू RR आपको करना होगा,
राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे दिया 10% और रिटेंशन रेशियो दिया 60%, तो आपका ग्रोथ रेट होगा 6%। गेटिंग माय पॉइंट। कभी कभी ROE ना गिवन हो और ROI गिवन हो तो ROI इंटू RR कर देना। उस RR को कभी कभी B के नाम से भी डिनोट किया जाता है। हमारे मॉड्यूल में अगर कभी देखेंगे हम तो B नाम से भी लिखा है, तो B का मतलब नथिंग बट B इज रिटेंशन रेशियो। तो RR की जगह अगर कभी B पूछ ले कि कैलकुलेट B, राइट, तो नथिंग, ये रिटेंशन रेशियो ये, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। श्योर। और आगे गए हम, पी रेशियो इन टाइम्स निकलता है, एमपीएस पे बेस्ड होता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, कि हमारा मार्केट प्राइस हमारे एनुअल अर्निंग का कितने टाइम्स चल रहा है, राइट। ये जितना ज्यादा होगा मतलब स्टॉक में, मतलब बहुत ज्यादा होगा तो दिक्कत है, राइट। एक मिडिल रेंज में होगा तो ठीक है, बहुत ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे स्टॉक इज वेरी मच ओवर वैल्यूड, बहुत कम होगा तो हम बोलेंगे स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, करेक्ट। डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड ये दोनों इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से निकलते हैं, राइट। इन्वेस्टर जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो किस पे इन्वेस्ट करता है, मार्केट प्राइस पे। तो ये दोनों रेशियोज मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। इन्वेस्टर बोलता है कि मैंने इतना पैसा लगाया और बदले में मुझे इतना डिविडेंड मिला, तो मुझे कितना परसेंट डिविडेंड, कंपनी बोल रही है कि मैंने 40% बांटा, लेकिन इन्वेस्टर बोल रहा है मुझे तो 3% ही मिला। क्यों? क्योंकि कंपनी ने वो कैलकुलेट किया ईपीएस पे और इन्वेस्टर कैलकुलेट करेगा उसको इस पे जितना उसमें इन्वेस्ट किया, तो वो तो एमपीएस पे कैलकुलेट करेगा। दैट्स व्हाई उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड, यानी कि इन्वेस्टर ने कितना डिविडेंड परसेंटेज में कमाया, और अर्निंग यील्ड मतलब इन्वेस्टर के लिए वो कितना परसेंट है, तो दोनों बेस्ड होंगे किस पे, एमपीएस पे। श्योर, 100% क्लियर है, राइट। ये सारे रेशियोज है, राइट। मैं चाहूंगा, राइट, इवन एक दो रेशियो और डिस्कस करने के बाद ही मैं मेरी बात रखता हूं कि मैं क्या चाह रहा हूं आपसे, राइट। अगला है फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो, राइट, एक रेशियो ये भी होता है जिसको हम यहीं डिस्कस कर रहे हैं। बहुत कम पूछा गया है लेकिन पढ़ना जरूरी है। हमारे मॉड्यूल में ये रेशियो जो दिया है उन्होंने गलत डिफाइन कर दिया उसको, डीएससीआर को डिफाइन कर दिया उन्होंने मॉड्यूल में। जब आप जाके देखोगे तो अपॉन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बल्कि फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डीएससीआर, राइट। मतलब फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो में केवल इंटरेस्ट की बात नहीं कही जा रही है, यहां पे फिक्स चार्जेस की भी बात की जा रही है, लाइक रेंट, राइट, या सैलरी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स लग रहा है उसको पे करने की कैपेसिटी कितनी है। तो सिंपल है कि आप ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसमें फिक्स चार्जेस यहां पे भी जोड़ दो, यहां पे भी जोड़ दो, तो आपका वो आ जाएगा फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो, करेक्ट। कि हमारी फिक्स चार्ज को पे करने की कैपेसिटी कितनी है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को भी हम फिक्स चार्ज में कंसीडर कर रहे हैं, करेक्ट। एक रेशियो और है, राइट, वो है क्यू रेशियो। ये क्या होता है भैया क्यू रेशियो? ये मॉड्यूल का एक्सट्रैक्ट एज इट इज उठा के मैंने डाला है। क्यू रेशियो जो है कभी कभी इसको टॉबिन के नाम से भी बोला जाता है कि यार टॉबिन क्यू रेशियो निकालो, तो वो भी डरना मत, वो ऑथर का नाम है जेम्स टॉबिन, जिन्होंने ये क्यू रेशियो दिया। ये क्यू रेशियो क्या है? ये जनरली ये आपकी कंपनी की उस सिचुएशन को बताता है, राइट, कि आपकी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो अगर आज ही सारी असेट ऑब्सोल्यूट हो जाए, राइट, तो उस कंपनी की असेट को रिप्लेस करना पड़े, तो क्या कंपनी की मार्केट वैल्यू वो जस्टिफाई कर पा रही कि नहीं कर पा रही? बड़े सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो कंपनी की मार्केट वैल्यू मतलब कंपनी की वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। कौन सा? बुक वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू। कि कंपनी अगर मार्केट में इक्विटी शेयर्स और डेट बेचने जाए तो कितनी की वैल्यू है, उसको हमने यहां रख दिया, डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ असेट। कि अगर हमारी जो असेट है वो आज हम रिप्लेस करें मार्केट प्राइस के साथ, आज ही रिप्लेस करें नई मशीन्स के साथ, तो क्या वो जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है? तो ये रेशियो अगर 1 है ना, 1 है, इसका मतलब सही है, सब कुछ ठीक है, राइट, कि हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू और हमारी एसेट के रिप्लेसमेंट कॉस्ट दोनों जस्टिफाई हो रही है। इट इज नियर अबाउट 1, राइट, नियर अबाउट 1 होना ही चाहिए। ये टॉबिन क्यूजिन ने मतलब जेम्स टॉबिन ने ये बोला कि ये 1 होना ही चाहिए। अगर ये 1 नहीं है ना, मान लो ये 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है मतलब ये 1 से ज्यादा कब होगा? ध्यान से सुनना, कि आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तभी ऐसा होगा। मतलब आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है और आपके असेट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम है, तो ऐसा लगेगा कि यार शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है। मतलब कंपनी की इतनी वैल्यू होनी नहीं चाहिए, कंपनी की वैल्यू इतनी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी की अगर आप रिप्लेसमेंट करें, आज ऐसी नई कंपनी खड़ी करें तो उसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा है, तो ये अंदाज आएगा कि अगर ये मोर देन 1 है, मतलब ये अंदाज आएगा कि ये ओवर वैल्यूड सिचुएशन है, शेयर कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। और अगर ये लेस देन 1 आया मतलब ये कब आएगा? जब आपकी मार्केट वैल्यू कम है और आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा है,
राइट, यानी कि असेट को नहीं खरीदने जाएंगे तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा है, और मार्केट में अगर देखा जाए तो ये कंपनी कम भाव पे बिक रही है, इसका मतलब ये आएगा ये शेयर अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है मतलब इसमें स्कोप है, आप खरीद सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्यू रेशियो आपको ये जजमेंट बताता है। अब मैं वो मेरी बात आपके सामने रखता हूं जो मैं 2 मिनट पहले रखना चाह रहा था, राइट, कि ये रेशियोज, इस वीडियो को यहीं पॉज करना, इन केस जो मैं आगे की बात कर रहा हूं उसके बाद पॉज ना करके आप आगे बढ़ सकते हो या पॉज कर सकते हो, वो दोनों सिचुएशनल बेस डिपेंड करेगा। अगर आपको ये रेशियोज याद नहीं है, राइट, जो मैंने अभी डिस्कस की है, राइट, तो आप पॉज करके सारे रेशियोज याद करना। इस वीडियो को बैक में ले जाने की जरूरत नहीं है, आपने कहीं ना कहीं लिखे हैं ना आपकी कॉपी में, तो उससे देख के स्पीडली रिवाइज कर लेना, और उसके बाद नए क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो ये रेशियोज याद होंगे तो क्या होगा कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बार बार पेज पलट के पीछे देखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। रेशियोज याद होंगे तो डायरेक्ट हमें केवल क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन की सिचुएशन को समझना है, रेशियो पे ध्यान नहीं देंगे। करेक्ट, क्योंकि रेशियो याद होना जरूरी है। तो याद नहीं है तो वीडियो पॉज इट, याद करो, और उसके बाद अगले सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज क्वेश्चंस। और याद है तो आप बिल्कुल बिंदास होके मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं अभी, और कुछ क्वेश्चंस के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे इस रेशियो एनालिसिस के, और पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। कभी कभी रेशियोज में क्या होता है, रेशियोज में डू पॉइंट एनालिसिस भी दिया होता है, राइट। ये डू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आरओआई का फॉर्मूला याद है ना आपको? आरओआई का फॉर्मूला क्या है? आरओआई का फॉर्मूला है रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। ये नॉर्मल फॉर्मूला है, लेकिन डू पॉइंट में ये बोला जाता है कि डू पॉइंट में इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। 2 पार्ट में क्या? एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक टर्नओवर रेशियो। पहले इसको भूल जाओ, आप तो सिंपली क्या करो, यहां रिटर्न लिखा और यहां कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा। अगर यहां सेल्स और यहां सेल्स लिखा तो आप देखो ना, सेल से सेल कैंसिल होकर अल्टीमेट फॉर्मूला तो यही बना। लेकिन एग्जाम में ऐसा करना नहीं कि सेल से सेल कैंसिल मत करना। ये क्या समझाना चाह रहा है पहले मैं उसको समझाता हूं, बहुत क्विकली समझाने की कोशिश करूंगा आपको, कि सिंपली कैपिटल एम्प्लॉयड से रिटर्न को कनेक्ट करना ठीक नहीं है। कि आप बोलो यार मैंने 5 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाए और मुझे रिटर्न क्यों नहीं मिला, तो आपसे सवाल ये करेंगे भैया 5 करोड़ लगाए ठीक है, 5 करोड़ से प्रोडक्ट खरीद के बेचा क्या? बोले नहीं, फिर कैसे कमाओगे? तो इसको 2 स्टेज में डिसाइड करो, राइट, कि उस 5 करोड़ से आप कितना टर्नओवर कर सकते हो, उस 5 करोड़ को कितनी बार रोटेट कर सकते हो। पहले आप रोटेट करो, पहले आप सेल करो, और सेल जैसे होगी तो ऑब्वियसली सेल का कनेक्शन आप रिटर्न से कर सकते हो, कि सेल होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा ही होगा। आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि मैंने इतना पैसा लगाया और इतने पैसे से इतना रिटर्न मुझे मिल जाएगा, राइट। तो ऑथर्स ने बोला कि यार ये रेशियो डायरेक्ट समझने की बजाय इसको डू पॉइंट एनालिसिस से समझो, मतलब इसके टुकड़े करके समझो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का सीधा कनेक्शन रिटर्न से करने की बजाय कैपिटल एम्प्लॉयड को सेल से कनेक्ट करो और फिर सेल को रिटर्न से कनेक्ट करो, ज्यादा बेहतर है। करेक्ट। तो कभी डू पॉइंट एनालिसिस का क्वेश्चन आए तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, आरओआई का आप 2 स्टेज में फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई करना, आंसर तो वही आएगा लेकिन आप 2 स्टेज में करके करना। अब आप ये आरओई के एंगल से भी डू पॉइंट हो सकता है कि आरओई के एंगल से 3 स्टेज में डू पॉइंट होगा। आरओई का वैसे तो फॉर्मूला होता है क्या? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, लेकिन यहां अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर लिखा मैंने और यहां इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिख दिया। जो यहां लिखा वो यहां लिखा, जो यहां लिखा वो यहां लिखा, राइट। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। यहां सेल्स लिखा या सेल्स लिख दिया, यहां टोटल एसेट लिखा यहां टोटल एसेट लिख दिया। तो ये क्या होगा? ये हो गया अर्निंग अवेलेबल टू, ये मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया, ये वाला रेशियो टर्नओवर रेशियो हो गया, और इस वाले रेशियो को इक्विटी मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप इस रेशियो पे ही पहुंचोगे। ये डू पॉइंट एनालिसिस फ्रॉम आरओई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। करेक्ट, श्योर। तो ये कुछ एनालिसिस, ये कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने थे। एक और चीज मैं बताता हूं कि क्वेश्चंस किसी टाइम ऐसा बोलता है, राइट, कि फिक्स असेट टू नेटवर्थ। अब ऐसा रेशियो तो हमने पढ़ा ही नहीं, फिक्स असेट टू नेटवर्थ इस टाइप का रेशियो हमने पढ़ा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं ना, जैसा लिखा है वैसा मान लो। फिक्स असेट टू नेटवर्थ का मतलब है, लेट्स से कि फिक्स असेट टू नेटवर्थ आया 5:3, तो इसका मतलब है फिक्स असेट अपॉन नेटवर्थ, फिक्स असेट अपॉन नेटवर्थ इज इक्वल टू 5/3। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास, इसमें अगर आपके पास 2 में से एक एलिमेंट अवेलेबल है तो दूसरा एलिमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस टाइप के रेशियोज बहुत सारे आ सकते हैं, राइट, कि कुछ भी आ सकता है। वर्किंग कैपिटल टू फिक्स असेट, अब ऐसा रेशियो डिफाइंड तो नहीं है लेकिन वर्किंग कैपिटल अपॉन फिक्स असेट, राइट। तो जैसा दिया है वैसा हम पढ़ लेंगे, श्योर।
अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं और आने वाले आप कुछ टाइम मेरे साथ आप क्वेश्चन की तरफ बने रहोगे, राइट। और क्वेश्चन हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज समझेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चंस में मूव। तो किसी के पास अगर ये नोट्स नहीं है, राइट, तो डू नॉट वरी, आप बस मेरे साथ ही पढ़ते रहना और मेरे साथ ही क्वेश्चंस के जजमेंट को बनाते रहना, राइट। डू नॉट वरी, तो मैं सारी चीजें आपके सामने ही सॉल्व करूंगा। तो ये तो हमारा मास्टर क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क समझ लो, सारे रेशियोज लगाने, तो नथिंग टेक्निकल। ये क्वेश्चन हम छोटे से क्वेश्चन से एक बार शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत करने के बाद, राइट, उसके बाद फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, बहुत आराम से, द बैलेंस शीट ऑफ एडॉक लिमिटेड इज गिवन बिलो। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया है, जनरल रिजर्व आपको दिया है, पीएनडल में लिखा है करंट पीएनडल, राइट, मतलब इन्होंने जनरल रिजर्व में इसको जोड़ा नहीं, राइट, तो बता दिया इनको ना इस साल हमने इतना कमाया, अलग से बता दिया, ठीक है। सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, राइट, क्रेडिटर्स और अदर लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये यहां से लेके यहां तक का ये पोर्शन पूरा क्या क्या हो गया, ये करंट लाइबिलिटीज हो गया, करेक्ट, ठीक है। फिर फिक्स एसेट 400, इन्वेस्टमेंट 50। अब इन्वेस्टमेंट के सामने कुछ लिखा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है कि नॉन करंट, तो बाय डिफॉल्ट फिर इसको नॉन करंट ही मानेंगे, क्योंकि करंट के लिए लिखना होता है। जनरली इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर होगा तो उस पर लिखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म, अदरवाइज नहीं मानेंगे। फिर स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, कैश दिया है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ दिया है। तो अगर करंट असेट की बात करें तो ये तो करंट असेट का हिस्सा है नहीं, ये करंट असेट का हिस्सा है नहीं, तो करंट असेट की बात करें तो ये 3 करंट असेट के हिस्से हो जाएंगे, करेक्ट। आगे गए, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला कि फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट 90 lakhs आर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, राइट, 90 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। मतलब हमने कमाए कितने थे, ये 30 इसमें फिर भी बच गए, मतलब हमने 90 ट्रांसफर किए और 30 बच गए, मतलब हमने टोटल 120 कमाए थे, मतलब हमारा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 120 था, करेक्ट। इंटरेस्ट 120, ठीक है। टैक्स रेट 40% था। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो फॉर्मूले आपको याद होना बहुत जरूरी है, पीछे पेज पलट पलट के फॉर्मूले देखेंगे मजा नहीं आएगा। तो अभी भी अगर आप बने हो और फॉर्मूले याद नहीं आए, ये जैसे ही फॉर्मूले हमने देखे और आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं आए और पीछे पलट के रेफर करने की जरूरत पड़ी, तो ईमानदारी से बोल रहा हूं यार, वीडियो यहीं पॉज करके पहले सारे फॉर्मूले याद कर लेना, 15 मिनट लगे लेकिन चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आ जाएगा आपको, राइट। रेशियोज याद करने के बाद रेशियोज को सॉल्व करने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। चलो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट अपॉन इक्विटी, श्योर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जा रहे हैं, राइट। ये नोट्स का है, आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप नंबर देखो ही मत, आप तो क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन देखो। मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन है, अलग नंबर्स के साथ होगा, ठीक है। तो इन्होंने पहला रेशियो पूछा है डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। अब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। आपको जब भी सॉल्व करना है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बाद में हो सकता है कि मैं डायरेक्ट सॉल्व करने पे जाऊं, लेकिन एग्जाम में आप ध्यान रखना हर रेशियो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, पहले रेशियो लिखोगे, राइट, और उसके बाद उसको डिफाइन करोगे, डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट मतलब ओनली लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट मतलब 300, राइट। तो 300 डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हालांकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि 250 प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस का हिस्सा ये दोनों है, यानी कि 250 प्लस 280 प्लस 30, राइट, 250 प्लस 280 प्लस 30, तो इट इज 560। तो 300 डिवाइडेड बाय 560, राइट, 300 डिवाइडेड बाय 560। तो आपके सामने ही मैं सॉल्व कर रहा हूं सब कुछ, 0.5357 है, तो इसको 0.54 कर देंगे हम। ये हमारा पहला रेशियो आ गया, नॉर्मल, राइट, कोई खास बात थी नहीं इसमें। दूसरे रेशियोज में हम जाएं तो दूसरा रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, राइट, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब करंट असेट की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में करंट असेट क्या है, स्टॉक, डेटर्स और कैश। इन्वेस्टमेंट को करंट असेट नहीं मानेंगे और मिसलिनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, ये तो करंट असेट है भी नहीं।
राइट। तो ये आ गया 460 प्लस 460 प्लस 10, राइट। तो टोटल हो गया 460 प्लस 460 प्लस 10, तो ये हो गया 930 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब हमने क्या किया कि अदर लाइबिलिटीज डिफाइंड नहीं है और ये करंट लाइबिलिटीज के सेक्शन में ही है, तो इस अदर लाइबिलिटीज को हमने भी करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में ही लेना है। 360 प्लस 150 प्लस 30, ये हो जाएगा 540। तो 930 डिवाइडेड बाय 540, राइट। तो करो एक बार, 930 डिवाइडेड बाय 540, तो ये आएगा 1.722, राइट। तो 1.72 पे ही रोक देते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। चाहो तो आप ज्यादा ले सकते हो, एग्जामिनर आपको यहाँ मना नहीं करेगा, राइट। आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट भी ले लेते हो, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डिजिट मत लेना, क्योंकि ठीक है 4 डिजिट एक सफिशिएंट डिजिट है, 2 पे भी रोकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 से कम मत लेना बस, ठीक है। तीसरा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड रेशियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रेशियो डायरेक्टली नहीं निकल रहा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जरा बोल के बताओ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फटाफट से बोलो, राइट। EBIT किस में से लेस करते हैं हम इंटरेस्ट, EBIT में से, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब सवाल ये कि क्वेश्चन में EBIT नहीं गिवन है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है। किसे कि नेट प्रॉफिट करंट ईयर का हमने 30 कमाया था और 90 हमने क्या किया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। तो टोटल करंट ईयर में हमने कितना कमाया था, 120। ये नेट प्रॉफिट है, लेकिन इसको पहले, ये नेट प्रॉफिट तो आफ्टर टैक्स है, इसको पहले प्री टैक्स ले जाएंगे और उस प्री टैक्स में भी इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो EBIT पे पहुंचेंगे, क्योंकि हमने सिचुएशन कौन सी फॉलो की थी, EBIT माइनस इंटरेस्ट तो आया था PBT, माइनस टैक्स तो आया था PAT, और PAT हमारे पास 120 है। तो क्या हम EBIT पर नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, राइट। PAT से PBT निकालो और PBT में इंटरेस्ट जोड़ दो, करेक्ट। अब हमारा 120 PAT है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और 40% टैक्स है, मतलब PAT 60% रहा होगा, यस या नो। तो 120 को अगर डिवाइडेड बाय 60% कर दूं, 120 डिवाइडेड बाय 60%, तो कितना आएगा, वो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड इट इज कमिंग 200। तो 200 आ गया मेरा PBT, लेकिन मुझे पहुंचना EBIT पे और इंटरेस्ट मुझे गिवन है, तो 120 में और जोड़ दूंगा तो 320 मेरा आ जाएगा EBIT, करेक्ट है क्या। हालांकि मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, आपको एग्जाम में ये 320 की कैलकुलेशन बतानी होगी, जो मैंने अभी लिखा है, राइट, जो अभी बोर्ड पर हमने समझा वो आपको बताना पड़ेगा, करेक्ट। 320 डिवाइडेड बाय 120, तो 320 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आ जाएगा 2.67। श्योर, क्लियर। ये था क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। इसमें क्या था, रेशियो डायरेक्टली पूछे, तो रेशियो के क्वेश्चंस क्या होगा, रेशियो के क्वेश्चन 2 टाइप से बन सकते हैं। नंबर 1 कि रेशियो आपसे बैलेंस शीट P&L दें आपको और आपको रेशियो बनाने के लिए बोले, राइट, कि रेशियो कैलकुलेट करो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि रेशियो आपको दे दे और बोले कि बैलेंस शीट P&L बनाओ, और हम अब उसी क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं जहां रेशियोज गिवन होंगे और बैलेंस शीट आपको फाइंड आउट करनी होगी, राइट। तो हम देखते हैं कि रेशियोज गिवन है और बैलेंस शीट फाइंड आउट करनी है, वैसे क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नंबर से कोई लेना देना नहीं, आप तो मेरे साथ बने रहो, पूरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। ये फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड। इन्होंने शेयर कैपिटल दिया है 1 लाख, P&L दिया है 17,000, करंट लायबिलिटीज दी है 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, प्लांट एंड मशीनरी 50 में से डिप्रीशिएशन लेस करके नेट 35,000 बाहर आ गया। स्टॉक, डेटर, बैंक, राइट, नॉर्मल इंफॉर्मेशन, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। With the help of additional information furnished below, you are required to prepare trading and P&L account as on 31st March 2010, right? ट्रेडिंग एंड P&L आपको बनाना है अब, मतलब ये ट्रेडिंग, इवन बैलेंस शीट भी, ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट, मतलब ये वाली बैलेंस शीट क्या है, फिर ये वाली बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो नई वाली रिवाइज बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो डेटा दिया है कि कंपनी जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन में जा रही है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस कर रही है, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में चेंजेस होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ नोट्स, राइट। बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेस्ट तरीका क्या है कि जब भी P&L और बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया ना, आप पहले से फॉर्मेट बना के रख लो।
ये P&L का फॉर्मेट, और इसके बाद अगले पेज पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रख लो। अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन या डेटा आते जाएंगे वैसे वैसे इसमें लिखते हुए जाओ, राइट। ये बेस्ट तरीका है। अब जो ऑब्वियसली डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो होगी नहीं कि डायरेक्ट हमें पुट करना है देख देख के, तो इसके बाद जो कैलकुलेशन आपको करके फिगर्स फाइंड आउट करना है वो इसके बाद सपोर्टिंग में वर्किंग नोट्स में आएंगे। वर्किंग नोट्स बनाते जाएंगे और वापस ऊपर जाके वैल्यूज लिखते हुए जाएंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू डूइंग दिस क्वेश्चन, राइट। और हमेशा एग्जाम में भी आप ऐसे ही करना, राइट। अब जगह मान लो हो सकता है कि आपका ये P&L आपने इतना बड़ा बना लिया लेकिन जगह छूट जाए तो थोड़ा गैप गैप में लिख देना, राइट। बाद में लास्ट में जगह रह भी जाए तो आप टोटल के टाइम पे सबसे लास्ट में टोटल कर देना, ये जगह थोड़ी खाली रह जाएगी, राइट। लेकिन बना जरूर ऐसा ही लेना, लास्ट में बनाने जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी। चलो अब क्वेश्चन की एक एक इंफॉर्मेशन और उसको हैंड टू हैंड पुट करते हुए जाएंगे। The company went in reorganization of capital structure with the share capital remaining the same. मतलब शेयर कैपिटल आपका 1 लाख ही रहेगा, मतलब आपका बैलेंस शीट का एक आइटम आपके पास आ चुका है, राइट। बैलेंस शीट में अब मैं वो नहीं लिख रहा लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट, ये आपको पता है। मैं सीधा आ रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख का, करेक्ट, ये आ गया। चलो और आगे जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि इस कैपिटल स्ट्रक्चर में जो कि शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम है, लेकिन इनका रेशियो दे दिया कि शेयर कैपिटल 50% ही है और बचा 15, 10, 25, मतलब टोटल ये 50 अलग है, ये 50 है, टोटल 100 हो गया। इस 100% का बाइफर्केशन दिया है। तो ये जो 1 लाख आपको दिए हैं, ये 1 लाख केवल 50% को ही कंसिडर कर रहे हैं, केवल 50% का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो 100% कितना रहा होगा, 100% कितना रहा होगा, तो ये बैलेंस शीट का टोटल आ गया क्या। और बचपन से हम ये एक चीज सीखते हुए आए कि जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का टोटल है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल भी होता है, करेक्ट। तो ये एसेट साइड का टोटल भी हम कर देंगे, ये लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। क्लियर। तो 1 लाख अगर 50% है तो 100% कितना, तो 100% आ जाएगा 2 लाख टोटल लायबिलिटी साइड। यहां पे ये टोटल असेट साइड में भी हम लिख देंगे कितना, 2 लाख। हैंड टू हैंड लिखने की क्यों बोल रहा हूं कि कभी कभी इस क्वेश्चन में नहीं लेकिन कभी किसी क्वेश्चन में टोटल असेट टर्नओवर रेशियो गिवन होगा। अब टोटल लायबिलिटी आपके पास आ गया और आप ढूंढते रहोगे क्वेश्चन में यार टोटल असेट टर्नओवर रेशियो मतलब टर्नओवर अपॉन टोटल असेट। अब टोटल असेट तो है ही नहीं हमारे पास, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि लायबिलिटी साइड का टोटल और असेट साइड का टोटल सेम होता है। इसलिए बोल रहा हूं कि हैंड टू हैंड लिखना है जो इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ताकि आपको बेस्ड रेशियोज ऑटोमेटिकली जज हो जाए, ठीक है। अगला इंफॉर्मेशन 15% अदर शेयर होल्डर फंड। अदर शेयर होल्डर फंड 15% है, मतलब इसका 15% कर देंगे, सिंपल है, राइट। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम दे देते हैं, 15% मतलब 30,000 हो गया। और आगे गए, इन्होंने बोला 5% डिबेंचर 10% है, 10% मतलब 2 लाख का 10%, 5% डिबेंचर है, तो 5% डेट जो हो गया वो कितना हो गया, 10% यानी कि 20,000। और अगला है 25% ट्रेड क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स आपके 25% यानी कि 50,000 रुपए हो जाएंगे। तो ये आपके लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया, असेट साइड का टोटल हमने लिख दिया। एक एक इंफॉर्मेशन को हैंड टू हैंड डील करते हुए जा रहे हैं। और आगे बढ़े इन्होंने, और इन्होंने बोला कि डिबेंचर्स का इंटरेस्ट जो है वो 31 मार्च को मतलब एनुअली हम पे करते हैं, तो वैसे भी वो यहाँ नहीं आएगा, एनुअली हम पे ही कर देते हैं, तो ये P&L में जाएगा और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक। अगली लाइन, लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज। लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 80 का 80 रहेगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग यहां पे लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग हैंड टू हैंड ट्रांसफर करना है, 80 यहां जाएगा, ठीक है। और आगे गए, और आगे गए और इन्होंने बोला यहां पे एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन बॉट, मतलब एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा, एंड फर्दर 5,000 डिप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ, मतलब 5,000 का डिप्रीशिएशन और लगाया, 15 का तो था ही डिप्रीशिएशन, 5,000 का और लगेगा। लेकिन यहां से ये पता चला कि एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी कितना खरीदा, क्योंकि डिप्रीशिएशन का रेट वगैरह कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करें इसको, तो इन्होंने बोला टोटल फिक्स असेट, टोटल फिक्स असेट, फिक्स असेट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी दोनों मिला के टोटल फिक्स असेट है। टोटल फिक्स असेट देन कंस्टिट्यूट 60% ऑफ टोटल फिक्स एंड करंट असेट। ये हटा देना, ये वर्ड गलत छप गया था यहाँ पे, राइट।
तो 60% टोटल फिक्स और करंट एसेट, मतलब कहना है टोटल एसेट। टोटल एसेट मतलब ये रेशियो देखो टोटल एसेट पे बेस्ड आया, ये नहीं आता ना तो हम ढूंढते रहते कि टोटल एसेट कहां है। तो 2 लाख का 60% आपका टोटल फिक्स एसेट है, और टोटल फिक्स एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग अगर 80 आ चुका है, राइट, और 60% कितना होता है, 2 लाख का 60%, राइट। तो चलो यहां वर्किंग नोट बनाते हैं हम। वर्किंग नोट में लिखते हैं कि टोटल फिक्स एसेट कितना होगा। टोटल फिक्स एसेट होगा 2 लाख का 60%। 2 लाख का 60% कितना, 1,20,000। अब इस 1,20 में से हमारे पास 2 असेट है टोटल। 1,20 में से हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी है, तो उसको लेस कर देंगे 80,000। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना बचा, 40। प्लांट एंड मशीनरी को हम यहां लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 40। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि 40 यहां नेट लिखो, फिर डिप्रीशिएशन 20 लिखो, राइट। 20 डिप्रीशिएशन कैसे कि 15 पहले था और 5 एडिशनल, तो आपका ग्रॉस वैल्यू आ जाएगा 60,000, राइट। ताकि P&L जब बनाओ तो वहां डिप्रीशिएशन के नाम का लिख पाओ कि 20,000 रुपए डिप्रीशिएशन, करेक्ट। अब आपको यह भी पता चल गया कि करंट एसेट आपका जो है वो करंट एसेट कितना है। करंट एसेट आपका इन सबका बैलेंसिंग फिगर अमाउंट 1,20 है, तो 80,000 का करंट एसेट। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, जितने बाइफर्केशन, जितने टुकड़े हो सकते हैं, हो सकता है करंट एसेट में स्टॉक, डेटा, केस, इन्वेंट्री कुछ गिवन हो, तो जो गिवन होगा उनको लिख देंगे, नहीं गिवन होगा तो सीधा करंट एसेट लिख देंगे। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं। तो उन्होंने वर्किंग कैपिटल रेशियो बोला 8:5। अगर ये नहीं भी गिवन होता ना तो हम वर्किंग कैपिटल में करंट रेशियो निकाल चुके हैं ऑलरेडी, मतलब करंट एसेट हमारे पास आ चुकी है बैलेंसिंग फिगर में। इससे भी निकाल सकते हो आप। इससे कैसे निकालोगे, काम का नहीं है। इससे कैसे निकालोगे कि वर्किंग नोट की वर्किंग कैपिटल रेशियो मतलब करंट रेशियो, तो करंट रेशियो कितना है 8:5, 8/5। 8/5 करंट रेशियो को अगर मैं और बोलूं तो क्या होगा, इवन एग्जाम में तो आपको ऐसा लिखना है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो है 8/5 इज इक्वल टू करंट एसेट हमारे पास नहीं है और करंट लायबिलिटी हमारे पास आ चुका है 50,000 क्रेडिटर्स के नाम का, राइट। तो ये जब आप डिफाइन करके निकालोगे, आप इसको राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे, तो करंट एसेट्स आपका जो आएगा वो करंट एसेट आ जाएगा कितना, 80,000, जो ऑलरेडी आ चुका है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वर्किंग नोट में आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले देखते हैं बाइफिकेशन हो तो अच्छा है। क्विक रेशियो 1:1, क्विक रेशियो 1:1। तो इस क्विक रेशियो से हम स्टॉक की तरफ मूव कर लेंगे, राइट। कैसे बोले, क्विक रेशियो का फॉर्मूला बताओ। चलो अगला वर्किंग नोट, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है। क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। सही बोल रहा हूं क्या, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब प्रीपेड की इंफॉर्मेशन है नहीं तो हम तो यही मानेंगे स्टॉक लेस करेंगे। तो ये 1:1 है, मतलब 1 ही हो गया, 1/1 इज इक्वल टू करंट एसेट हमारे पास आ चुका है 80,000, स्टॉक हमको नहीं पता, करंट लायबिलिटीज हमारे पास है कितना, 50,000। तो क्या देयरफॉर स्टॉक आ जाएगा, क्या देयरफॉर स्टॉक इज इक्वल टू 30,000, करेक्ट है। तो स्टॉक को हम बैलेंस शीट में यहां लिख देंगे, स्टॉक आ गया कितना, 30,000। और आगे बढ़े हम, और आगे बढ़े। इन्होंने बोला डेटर्स जो कि 4/5 ऑफ द क्विक एसेट, मतलब डेटर्स और ब्रैकेट में लिखा 4/5 ऑफ द क्विक एसेट टू सेल रेशियो रिवील द क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ। तो यहां से 2 चीजें सॉल्व होगी, एक तो डेटर का अमाउंट निकल आ जाएगा, क्विक एसेट का 4/5। तो पहले ये बताओ क्विक एसेट कितना है। क्विक एसेट है करंट एसेट माइनस स्टॉक, मतलब 80 माइनस 30, 50,000 क्विक एसेट है। तो डेटर कितना होगा, डेटर्स होगा आपका 4/5 ऑफ द क्विक एसेट, मतलब 50,000 इंटू 4/5। 50,000 इंटू 4/5 करेगा तो डायरेक्ट आएगा 40,000। हालांकि ये सब कुछ आपको वर्किंग नोट में बनाना है, मतलब जो जो कैलकुलेशन वर्किंग नोट में आ रही है, जैसे ये टोटल आपने 2 लाख निकाला था तो इसका वर्किंग नोट आएगा, नंबर्स आप अपने हिसाब से डालोगे। स्टॉक वर्किंग नोट में कैलकुलेट हुआ, प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग नोट में कैलकुलेट हुआ, डेटाज वर्किंग नोट में कैलकुलेट होगा। तो ये आपको रेफरेंसेस डालने हैं ताकि एग्जामिनर जब पढ़े तो इसको पता चल जाए कि इसका कहीं ना कहीं सपोर्टिंग में कैलकुलेशन दिया गया है। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। चूक गए तो आधे आधे नंबर कटते हुए जाएंगे, भले ही आपका 100% मार्क्स सही है तो भी। तो बी फोकस्ड ऑन प्रेजेंटेशन पार्ट ऑल्सो, क्योंकि इंस्टीट्यूट मार्क्स उसी बंदे को देता है, राइट, जिसका प्रेजेंटेशन के साथ आंसर है। आंसर लाने वाले हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो, लेकिन प्रेजेंटेशन के साथ आंसर लाने वाले कम होते हैं,
दैट्स वाई हमारे रिजल्ट का रेशियो थोड़ा सा कम होता है। तो ध्यान देना है आपको प्रेजेंटेशन पे भी इक्वली, राइट। केवल आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है। और आगे गए हम, और आगे गए तो पता चला हमें कि इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि डेटर्स का जो पीरियड है वो 2 मंथ है। डेटर्स तो आ गया, आप क्या काम गए, डेटर्स तो आ गया, लेकिन ध्यान से सुनना, क्या इससे हम सेल पे पहुंच जाएंगे क्या, कि अगर डेटर आ गया कितना, डेटर आ गया कितना 40,000, और ये डेटर 2 महीने का है, सेल का 2 मंथ है, तो क्या हम 100% पे यानी कि 12 मंथ पे पहुंच सकते हैं क्या, तो हम सेल पे पहुंच जाएंगे। वर्किंग नोट, राइट। अगला डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डीसीपी। डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई, याद होगा आपको शायद ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में भी पढ़ा है हमने, और ये हमने कहाँ पे वर्किंग कैपिटल में भी पढ़ा है, राइट। वर्किंग कैपिटल नहीं, डेटर्स मैनेजमेंट भी, वर्किंग कैपिटल में तो ऑपरेटिंग साइकिल में पढ़ा है और डेटर्स मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, तो दोनों जगह सेम ही पढ़ा है, डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल इनटू 12, क्योंकि ये इन मंथ है इसलिए हमने मल्टीप्लाई 12 किया। तो 2 इज इक्वल टू डेटर्स, डेटर्स कितना है 40,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई 12, राइट। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, देयरफॉर क्रेडिट सेल इज इक्वल टू, बताओ कितना आ रहा है क्रेडिट सेल, क्या 2,40,000 आ रहा है। बोले सर हम डायरेक्ट भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, कि ये 40,000 अगर 2 महीने का है तो पूरे साल का कितना, 40,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 12 किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था। 240 आ गया, 240 को हैंड टू हैंड ट्रांसफर करो बाय सेल्स, राइट। ब्रैकेट में वर्किंग नोट, और यहां आ जाएगा 240, ठीक साहब। और आगे गए, और आगे गए, इन्होंने बोला रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 10%। तो पहले देखो नेटवर्थ कितना है, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हालांकि इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इसका रिटर्न कितना है 10%, यानी कि नेटवर्थ आपका 130 है, 130 का 10% आपका रिटर्न है, राइट। ये नेट प्रॉफिट आपका आ गया कितना, ब्रैकेट में यहीं पे कैलकुलेशन लिख सकते हैं या वर्किंग नोट बना सकते हैं, 1,30,000 का 10% 13,000, करेक्ट, श्योर। और आगे गए हम, इन्होंने बोला जीपी रेशियो, जीपी रेशियो इज 15। जीपी रेशियो किस पे बेस्ड होता है, सेल पे, राइट। डायरेक्ट लिखा भी है, नहीं भी दिया होता तो सेल पे ही बेस्ड होता है। जीपी रेशियो सेल का 15%, यानी कि 2,40,000 का 15% कितना 36,000, तो 2 जीपी यहां पे आ जाएगा, 2 जीपी 36,000, राइट। यहाँ पे मैं डबल लाइन खींच रहा हूँ, हालांकि आपको टोटल करके वो पूरा बताना है, बट मैं स्पीडली जा रहा हूँ। यहाँ पे बाय जीपी भी आ जाएगा, बाय जीपी आ जाएगा, फिर 36,000, करेक्ट, श्योर। अब जो बचा है, अब जो बचा है बस उसको फुलफिल करना है। आप चाहो तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हो 2 COGS, तो कोई क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं, COGS में सब कुछ आ गया, राइट। तो बैलेंसिंग फिगर 240 और 36 का डिफरेंस, 240 और 36 का डिफरेंस कितना, 2,04,000 COGS हो गया। आप चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो 2, राइट, 2 अदर या 2 एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, राइट, सबका टोटल। या चाहो तो बाइफिकेशन भी है आपके पास, 2 इंटरेस्ट है, राइट, 2 डेप्रिसिएशन है, और फिर 2 अदर एक्सपेंसेस है, राइट। ये भी आप सीधा सीधा लिख सकते हो। अल्टीमेटली टोटल आपका यहां आ जाएगा और नेट प्रॉफिट आपका 13 ही रहेगा। तो 36,000 और इनका डिफरेंस ये सब होगा, राइट। चाहो तो टोटल वे में लिख दो, चाहो तो सबको अलग अलग लिख दो, और बैलेंसिंग फिगर में अदर असेट लिख दो, नॉर्मल। अब कुछ बचा नहीं, केवल फॉर्मेटिंग पार्ट बचा है। और इधर जो है, इधर भी बचा है, राइट। इधर ये जो कैश है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, राइट। तो टोटल देखेंगे तो टोटल 2 लाख है, लेकिन जब यहां पे हमने किया तो ये 2 लाख पूरा नहीं हो रहा है, कैश बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 10,000। ये आपका पूरा बैलेंस शीट बन गया, श्योर। तो पहले बैलेंस शीट और P&L बना के रख लो, फिर फॉर्मेट को केवल फुलफिल ही करना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे, गॉट इट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में जब हम जाएंगे तो एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं कि जैसे सेल माइनस जीपी जो है वो होता है क्या, COGS। लेकिन अगले क्वेश्चन में जब हम देखेंगे ना तो बहुत सारे डेटा ऐसे हैं जहां आपको लिखा है कि 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट,
राइट, 5% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, 8% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, अलग अलग इन्होंने परसेंट ऑफ वर्क्स कॉस्ट लगाया, और वर्क्स कॉस्ट किसे निकलेगी ये नहीं बताया। तो रेशियो एनालिसिस इज द स्कोप ऑफ अजम्पशन। या तो क्वेश्चन वहीं छोड़ दें कि भैया वर्क्स कॉस्ट है नहीं तो निकाल नहीं पाएंगे, या फिर कुछ अजम्पशन ले, तो फिर सेल माइनस जीपी को हमें मानना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। सेल माइनस जीपी इज इक्वल टू वर्क्स कॉस्ट मान लेंगे, राइट, कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, राइट। वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में सेल माइनस जीपी, ट्रेडिंग में सेल माइनस जीपी को सीओजीएस बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में सेल माइनस जीपी वर्क्स कॉस्ट ही आएगी, करेक्ट। तो ये एजम्पशंस के स्कोप बाय द टाइम हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख के जज करने होंगे। अगले क्वेश्चन में जब हम जाएंगे ना तो देखेंगे तो सारे रेशो 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 ही दिए, तो सॉल्व ही नहीं हो सकता जब तक कि एक अमाउंट ना दियो। एक अमाउंट देंगे फिर रेशियो सॉल्व होगा, तो उस अमाउंट से रिलेटेड रेशियो पहले सॉल्व होंगे और उसके बाद फिर दूसरे दूसरे अमाउंट आते जाएंगे और अगले रेशियोज ओपन होते हुए जाएंगे, राइट। जैसे मैंने बोला कि करंट रेशियो इज 2:1। अब ना मैंने करंट एसेट दी ना मैंने करंट लायबिलिटी दी, तो क्या करंट रेशियो को सॉल्व कर सकते हो आप? दो में से एक एलिमेंट तो गिवन होना चाहिए ना। तो रेशियो 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 गिवन होगा तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे, एक अमाउंट तो गिवन होना जरूरी है, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर हम जा रहे हैं, राइट, वो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पढ़ते हैं, इत्मीनान से पढ़ते हैं और उसके बाद हम आंसर पे पहुंचेंगे। द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ पीक्यू आर रिलेटेड टू, राइट, ईयर एंडिंग दिस। जीपी रेशियो 15% ऑफ सेल है, अब सेल नहीं दिया तो जीपी सॉल्व नहीं हो सकता। नेट प्रॉफिट रेशियो 8% ऑफ सेल, सेल ही नहीं है। रॉ मटेरियल सब रेशियो 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 दिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 months यूजेस, डेटास कलेक्शन पीरियड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ये देखो सब कुछ रेशियो 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 गिवन, ठीक है, कोई दिक्कत। फिक्स एसेट टू सेल 1:3, ना फिक्स एसेट है ना सेल है तो 1:3 सॉल्व नहीं हो सकता। फिक्स एसेट टू करंट एसेट 13:11, दो में से एक एलिमेंट होना जरूरी है। करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2:1। लॉन्ग टर्म डेट टू करंट लायबिलिटीज, दोनों में से एक एलिमेंट होना जरूरी है। कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस 1:4, कुछ भी नहीं दिया। आगे जब हम जाएंगे तो पता चलेगा एक अमाउंट इन्होंने दे दिया। इफ द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज 26 lakhs, मतलब फिक्स एसेट वाले रेशियो अब सॉल्व हो जाएंगे। फिक्स एसेट टू सेल, तो फिक्स एसेट है तो सेल आ जाएगा। फिक्स एसेट टू करंट एसेट, फिक्स एसेट है तो करंट एसेट्स आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। फिर इससे सेल आ गया तो सेल वाले रेशियो खुल जाएंगे, राइट। नए नए अमाउंट आते जाएंगे, अगले रेशियोज ओपन होते हुए जाएंगे। श्योर, रास्ता मिल गया आपको। चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में भी आपके बैलेंस शीट P&L बनाना है। तरीका क्या है? तरीका सबसे बेस्ट यही है कि हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले से फॉर्मेट बना लें, राइट, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ें। फॉर्मेट में यही दोनों कोशिश करता हूँ एक ही पेज पे बन जाए। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, मैं केवल एक ही पेज पे आपको दिखे इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक, चलो फिक्स एसेट इन्होंने दे दिया, तो फिक्स एसेट इन्होंने दे दिया तो ये तो हम बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड P&L, ट्रेडिंग एंड P&L, और ये बना रहे हैं हम बैलेंस शीट। अब फिक्स एसेट दिया तो एक बार तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखी दो, यस या नो, कि फिक्स एसेट इज इक्वल टू 26 लाख। सारा कुछ हम इन लैक्स कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखना कि जब अमाउंट लिखो तो अमाउंट इन लैक्स लिखना है। यहाँ पे अमाउंट और ब्रैकेट में लिखना इन लैक्स, ये ध्यान रखना। अमाउंट ब्रैकेट में इन लैक्स, श्योर, ठीक। चलो अब हम आते हैं पहले रेशियोज पे, क्योंकि जो फिक्स एसेट पे रेज्ड है वही सॉल्व होगा। फिक्स एसेट टू सेल 1:3। देखो आप जजमेंट ऐसे भी लगा सकते हो, बहुत स्पीडली बता रहा हूं मैं आपको, जिसको समझ आए राइट वो क्विकली वैसा भी फॉलो कर सकता है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी फॉर्मूला भी बताऊंगा। डू नॉट वरी, दोनों फिक्स एसेट टू सेल रेशियो, मतलब जो पहले दिया है ऑब्वियसली उसका रिप्रेजेंटेशन पहले होगा। फिक्स एसेट टू सेल 1:3, मतलब 3 सेल है और फिक्स एसेट 1 है, मतलब सेल इज 3 times ऑफ फिक्स एसेट, राइट। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हालांकि वो कब काम आएगा जब हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे। पता चला कि रेशियो एनालिसिस की केस स्टडी आ गई और उसके ऑब्जेक्टिव है तो आप फटाफट से कर, लेकिन सब्जेक्टिव है तो फिर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं अभी लिख रहा हूं।
कि वर्किंग नोट बनाएंगे, फिक्स असेट टू सेल रेशियो मतलब फिक्स असेट अपॉन सेल्स इज इक्वल टू 3:1 यानी कि 3/1 नहीं 1/3 1:3 1:3 1/3 फिक्स असेट है 26 लाख, सेल्स हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 1/3 तो क्या सेल्स आ जाएगा, तो देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 26 × 3 राइट 78 lakhs। तो यहां पे सेल आया, हैंड टू हैंड बाय सेल्स लिख दो कितना 78 lakhs, हैंड टू हैंड लिखते हुए जाओ। ठीक, अगला रेशियो सॉल्व करें। अगला रेशियो इन्होंने जो दिया है राइट, अब हम यहां से बढ़ सकते हैं, एक बार अमाउंट आ गया ना तो सेल वाले ये सारे रेशियो सॉल्व हो जाएंगे, तो इनको पहले सॉल्व कर देते हैं। जीपी आपका 15% ऑफ सेल है, तो यहां पे सीधा लिख देते हैं हम 2GP 15% ऑफ सेल राइट। यहां पे मैं टोटल नहीं कर रहा अभी, बस केवल बता रहा हूं, ये फॉर्मेटिंग पार्ट आप कर लेंगे। 11.70 राइट, ये आ गया 2GP करेक्ट। अगला इन्होंने दिया है नेट प्रॉफिट इज 8% ऑफ सेल, तो चलो कुछ लाइन छोड़ के हम यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में लिख देते हैं राइट। यहाँ पे टोटल लगाई देंगे, यहाँ पे टोटल लगाई देंगे। 2 नेट प्रॉफिट 8% ऑफ सेल, तो 78 × 8%, तो इट इज कमिंग 6.24 करेक्ट। अगला और पढ़े, ये डील हो गया, ये डील हो गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, और ध्यान है कि वर्क्स कॉस्ट हमारे पास नहीं है, तो सेल माइनस जीपी को हम क्या बोलेंगे, वर्क्स कॉस्ट। तो सेल माइनस जीपी यानी कि 78 माइनस 11.7, तो ये वर्क्स कॉस्ट आया 66.3। तो बस यहां पे आप करते जाओ 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका कितना परसेंट 20%, तो 13.26 आ जाएगा करेक्ट। और आगे गए, इन्होंने बोला डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट मतलब इसका आधा कर दो, भले ही रॉ मटेरियल का आधा, क्योंकि ये 20% था तो भी आ जाएगा। टू वेजेस राइट, आधा किया 6.63 आया। लेकिन ये ध्यान रखना डायरेक्ट अलाउड नहीं है एग्जाम में, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, बट आपको यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा या ब्रैकेट में कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप राइट, क्योंकि मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ वर्किंग नोट के रेफरेंसेस देते हुए जाना 1 2 3 4 राइट, और आपको आगे बढ़ते हुए जाना है श्योर। और आगे गए, इन्होंने बोला स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ यूजेस, तो ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है, तो किसका पार्ट होगा, करंट असेट का पार्ट होगा। तो करंट असेट में हम यहां पे लिख देंगे रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना 3 मंथ यूजेस। वर्किंग कैपिटल में हम पढ़ के आ चुके हैं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका 13.26 है, तो 13.26 का 3 मंथ यूजेस कैसे आएगा कि पूरे साल का 13.26 है, तो इंटू 3/12, तो ये आ जाएगा 3.315 विल बी योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड करेक्ट। आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि सर रॉ मटेरियल का यहां पे भी तो आएगा बाय स्टॉक, ये हमने कंज्यूम्ड लिख दिया, कंज्यूम लिख दिया, इटसेल्फ मीन कि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट हो चुका है, अलग से नहीं आएगा राइट, तो अलग से मत लेना आप श्योर। और आगे गए, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट क्या है 78 माइनस 11.7 66.3, 66.3 का कितना परसेंट 6% राइट, इंटू 6%, तो यह है 3.978, तो ये हम यहां लिख देंगे फिनिश गुड्स 3.978 राइट। यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3.978 राइट। यहां टोटल आप कर ही दोगे, यहां टोटल कर दोगे, यहां टोटल कर दोगे, टोटल करने के बाद यहां टू लिख दोगे 2 अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट। आपके माइंड में ये भी आ सकता है सर हमने मॉड्यूल में ये क्वेश्चन देखा यहां तो नहीं लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, यहां नहीं लिखा है तो यहां ये बैलेंसिंग फिगर में 2 अदर कंजम्पशन भी लिख दोगे तो चलेगा, अल्टीमेट जीपी तो आपका वही होगा, और जीपी यहां पे ये है तो आगे भी यही आएगा, तो उससे आपकी अगली कैलकुलेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो डू नॉट वरी, आपके प्रेजेंटेशन में आप फिनिश गुड्स पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 अदर कंजम्पशंस भी लिख सकते हो राइट, या 2 अदर एक्सपेंसेस नेट ऑफ स्टॉक ऑलरेडी आ जाएगा, तो अल्टीमेट जीपी आपका उतना ही रहेगा। तो डू नॉट वरी कि मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन ये है और हमारा ये आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ठीक। और आगे गए,
इन्होंने बोला डेटास कलेक्शन पीरियड इज 60 डेज, तो क्या इससे डेटास आ जाएगा? हमारे पास सेल है तो सेल को मल्टीप्लाई 60 बाय 360 कर देंगे, 360 या 365 चॉइसेस यूएस, राइट। तो 78 इंटू 60 बाय 360 कर लिया लेट्स से, तो कितना आएगा? 78 इंटू 60 बाय 360, ऐसा किया तो 13 आ गया। तो डेटास हमारा आ गया कितना? 13, राइट। 365 करोगे तो अलग आएगा फ्रैक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेट टोटल और करंट एसेट्स तो आपका सेम ही होगा, क्योंकि करंट रेशियो और वो जो आगे दिए हैं वो मैच होंगे, तो वो बैलेंसिंग फिगर केस में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने ये 365 से लिया तो केस अलग आएगा, 360 से लिया तो केस अलग आएगा, करेक्ट। और आगे गए, फिक्स एसेट टू सेल रेशियो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। फिक्स एसेट टू करंट एसेट, चलो इसको सॉल्व करते हैं। फिक्स एसेट टू करंट एसेट, फिक्स एसेट अपॉन करंट एसेट इज इक्वल टू 13:11। फिक्स एसेट है 26, करंट एसेट हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 13/11। तो बताओ कितना आ जाएगा ये? 26 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 13, करेक्ट। तो करंट एसेट आ जाएगा आपका 22। अब 22 में देखो आपके पास कुछ 3 चीजें आ चुकी है, 1 2 3, तो कैश आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, राइट। तो कैश कितना हो जाएगा? 22 माइनस 3.315 माइनस 3.978 माइनस 13, तो ये केस आ जाएगा 1.707, राइट। टोटल ऑफ बैलेंस शीट आ चुका है आपका, करंट एसेट आ गई, फिक्स एसेट आ गई, तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट कितना हो जाएगा? 26 22 48, तो ये टोटल ऑफ आपका ये भी आ जाएगा 48, करेक्ट, ठीक है। और आगे गए इन्होंने करंट रेशियो दिया 2:1 करंट रेशियो दिया है, तो करंट एसेट आपकी 22 है, तो करंट रेशियो को आप सॉल्व करके करंट लायबिलिटी निकाल ही लोगे। करंट लायबिलिटी आपकी 11 आएगा, 2:1 मतलब करंट एसेट डबल है, करंट लायबिलिटी आती है, ठीक है। इन्होंने बोला लॉन्ग टर्म डेट टू करंट लायबिलिटीज 2:1, लॉन्ग टर्म डेट टू करंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म डेट ये 2 है, करंट लायबिलिटी 1 है, मतलब करंट लायबिलिटी अगर आपके पास आ चुकी है तो उसका 2 गुना, हालांकि सॉल्व आपको वर्किंग नोट में ही करना है, लेकिन मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। लॉन्ग टर्म डेट कितना रहा होगा? 22, आप फॉर्मूले से भी सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा। टोटल आपका 48 है, 48 में से ये आ गया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल और वो भी बचे, इन्होंने दिया है कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस 1:4, तो कैपिटल 1 है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 है, राइट। लेकिन दोनों ही एलिमेंट हमारे पास नहीं है, तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको अलग वे में करेंगे। अलग वे में कैसे करेंगे कि 48 में से ये दोनों लेस किया, करो एक बार, 48 माइनस 33 तो आया 15। अब 15 को 1:4 में बांट दो, तो 15 को 1:4 में बांटो तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा 1 है और रिजर्व्स एंड सरप्लस का 4 है। टोटल 5 पार्ट में बांटना है आपको, तो 1 रेशियो, राइट। 15 आया, 15 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 12 यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। ये आपका बैलेंस शीट का टोटल भी मैच हो गया और ये आपकी सारी चीजें हो गई। लेकिन जितनी चीजें मैंने ये डायरेक्टली बताई है, आप लोगों को वो सब वर्किंग नोट में करना है, और वर्किंग नोट मैंने जो प्रेजेंट करके बताया इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में, इसमें वैसे के वैसे आपको सारे वर्किंग नोट बनाने हैं, करेक्ट। चलो और जाते हैं, और अब कुछ क्वेश्चंस को हम ऐसे ही और आते हैं आपको, आप सब वो कुछ क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करते हैं, राइट। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, इन्होंने तो बस बोला कंपनी की पोजीशन जज करो, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन और परफॉर्मेंस जज करो। तो इसमें क्या है कि कुछ रेशियोज आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, राइट, कि कंपनी की परफॉर्मेंस और ये कैसे जज करेंगे। तो लिक्विडिटी रेशियोज में 2 रेशियोज निकाल लो, कैसे कि एक तो करंट रेशियो निकाल लो, एक क्विक रेशियो निकाल लो। फिर प्रॉफिटेबिलिटी में 2-3 आप निकाल लो, जीपी निकाल लो, एनपी निकाल लो, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, जीपी एनपी तो निकाल ही लो, आरओआई निकाल लो, ठीक है। फिर कुछ टर्नओवर रेशियोज में निकाल लो, टर्नओवर रेशियोज में कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो निकाल लो, अच्छा जजमेंट देगा, राइट। एसीपी निकाल लो ताकि इससे कलेक्शन की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, एसीपी कितना है। डेट इक्विटी रेशियो निकाल लो जिससे आपको कंपनी की रिस्क पोजीशन पता चल जाएगी। तो ये कुछ रेशियोज है जो कॉमनली आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस और लिक्विडिटीज और इनको जज करके बता देंगे। फिर कमेंट में आपको क्या करना है, कमेंट में आपको लिखना है करंट रेशियो, क्विक रेशियो के कमेंट में आपको लिखना है कि अगर 2:1 के आसपास या इससे ज्यादा है तो बेहतर कंडीशन है, 2:1 से कम है तो हम बोलेंगे
बेहतर कंडीशन नहीं, करंट रेशियो में। क्विक रेशियो में 1:1 को जज करेंगे। जीपी और एनपी में हम बात करेंगे कि जीपी एनपी जो है वो ज्यादा होते हुए जाएंगे तो बेहतर है, कम होते हुए जाएंगे तो बेहतर नहीं है। 3 साल के आपको रेशियोज निकालना है। अब एक कंडीशन और आएगी कि जब इस साल के रेशियोज निकालोगे तो वो क्लोजिंग पे रेशियोज बेस्ड होंगे, क्योंकि इसके लिए ओपनिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस साल के और इस साल के जब निकालने जाओगे तो ये रेशियोज एवरेज पे निकल जाएंगे, क्योंकि इनके ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। तो ये भी ध्यान रखना होगा आपको, राइट। ऐसे आप फाइनेंशियल कंडीशंस पे कमेंट कर पाओगे कि जीपी अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो बोलेंगे एक बेहतर पोजीशन है, जीपी अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है, एनपी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डेट इक्विटी रेशियो बढ़ता हुआ जा रहा है कि कम होता हुआ जा रहा है। ये सारे कमेंट आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, राइट। और कमेंट का ऐसा नहीं कि पूरा पेज भर दो आप, कमेंट में 5-7 लाइन लिखनी है, 4-5 लाइन लिखनी है, बस, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। इतना सा पैराग्राफ कमेंट का हो जाए बहुत हो गया, राइट। लेकिन प्रिसाइज, बहुत बेहतर वे में कमेंट होने चाहिए आपके, राइट। पॉइंट बाय पॉइंट भी लिखोगे तो चलेगा, श्योर। एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं, जो अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है और ऐसा लगता है कि यार वो कर लेना चाहिए, उससे हमारा 100% रेशियो एनालिसिस का कवरेज हो जाएगा। वो है क्वेश्चन नंबर 2। एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इसको हम लेते हैं यहां पे बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक सा प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन से लेना देना नहीं है इफ यू आर नॉट हैविंग द नोट्स, राइट। वर्किंग कैपिटल दिया है 240, बैंक ओडी दिया है 40, फिक्स असेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो दिया है 0.75, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है 1,60,000, करंट रेशियो दिया है 2:5, लिक्विड रेशियो दिया है 1:5। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। प्रिपेयर बैलेंस शीट आपसे पूछा है, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकिन क्वेश्चन बहुत ट्रिकी सा है, इसलिए मैंने इसको बोर्ड पे लिया। चलो बैलेंस शीट हम पहले से बना लेते हैं, जो हमें पूछा गया है वो हमें बना लेना चाहिए, ताकि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास हो वो लिख लो, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है वो कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में। ठीक है, देखो इंफॉर्मेशन वर्किंग कैपिटल की है तो डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते क्योंकि वर्किंग कैपिटल का तो बाइफिकेशन होता है। बैंक ओडी लिख सकते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख सकते हैं, राइट। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हम यहां लिख देते हैं, बैंक ओडी हम यहां लिख देते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना 1,60,000 और बैंक ओडी कितना 40,000। अब बाकी चीजें सॉल्व नहीं हो रही, राइट। बाकी चीजें हम कर ही नहीं पा रहे, ना करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है, तो ये वर्किंग कैपिटल, ये रेशियो सॉल्व नहीं होगा वर्किंग कैपिटल। आप बोलोगे यार सर बैंक ओडी है तो सही, इसको करंट लायबिलिटी मान ले, इट इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, बट 100% तो नहीं बोला जा सकता यार कि यार ये 100% करंट लायबिलिटी है। इसके अलावा भी कुछ और करंट लायबिलिटी हुई तो हमें कैसे पता चलेगा, राइट। तो अभी कहा नहीं जा सकता कि ये करंट लायबिलिटी इटसेल्फ है। इस कोई और रास्ता ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा तो रेशियो एनालिसिस इज द अजम्पशन ऑफ स्कोप, हम 40,000 को करंट लायबिलिटी मान लेंगे, लेकिन अभी मानना ठीक नहीं होगा, करेक्ट। तो आपको माइंड में रखना है कि ये 40,000 को माना जा सकता है, लेकिन पहले दूसरे रास्ते ढूंढ लेते हैं। क्या वर्किंग कैपिटल को मैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी बोल सकता हूं? और क्या करंट रेशियो को मैं करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी बोल सकता हूं? बोले बोल क्या सकते हो सर, ये तो है, राइट। तो देखो एक रेशियो एक वैल्यू तो सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन दो वैल्यूज आपके पास हैं और दो रेशियोज आपके पास है, मतलब दो इक्वेशन दो वैल्यूज। एक इक्वेशन दो वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन दो इक्वेशन दो वैल्यू तो सॉल्व हो सकती है। बोले हाँ हो सकती है। तो एक काम करते हैं, इसको दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। क्या करंट रेशियो को करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी लिखा जाता है? बिल्कुल ठीक है। करंट रेशियो कितना है 2.5, तो 2.5 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटीज? बोला जा सकता है 2.5 करंट लायबिलिटीज। मैंने इसको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बोले ठीक है, बिल्कुल बोला जा सकता है। चलो इसको यहीं रोक लेते हैं, सेकंड पे जाते। सेकंड इक्वेशन है हमारी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल 2,40,000, करेक्ट। अब करंट एसेट की जगह अगर मैं 2.5 करंट लायबिलिटी लिख दूं तो क्या मेरी पूरी इक्वेशन में केवल करंट लायबिलिटी आ गया क्या? बोले हाँ सर आ गया, बस हो गया काम, राइट। लेकिन इसके अलावा भी इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है, डू नॉट वरी, राइट। अभी वीडियो बंद मत कर देना, बोला आ गया क्वेश्चन, राइट। अभी रुकना, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ अच्छा है। तो कैन आई से कि 1.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2,40,000, तो देयरफॉर करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 1.5, 240 डिवाइड बाय 1.5, 1,60,000। देखो
करंट लायबिलिटीज कुछ और आया। अब 160 में से हमारे पास 40 है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं अदर करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,20,000, राइट। अभी टोटल नहीं लगा सकता क्योंकि शेयर कैपिटल नहीं है, और इधर का तो असेट साइड का तो पूरा ही वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। फिर लिक्विडिटी रेशियो सॉल्व कर सकता हूं क्या मैं? लिक्विड रेशियो देखो, करंट असेट मेरे पास है, लिक्विड रेशियो से मैं स्टॉक निकाल लूंगा। बोले हाँ ठीक है, कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे मैं करंट असेट, अभी करंट असेट नहीं आया, निकाल लेते हैं। करंट असेट तो बहुत आसानी से आ जाएगा अब, राइट, कि करंट लायबिलिटीज 160 आ गया, तो देयरफॉर करंट असेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटीज, राइट। तो 1,60,000 इंटू 2.5, तो करंट असेट आ जाएगा 4 लाख, ठीक। नंबर 3 पे मैं सॉल्व कर रहा हूं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो मतलब करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1.5। करंट असेट है 4 लाख माइनस स्टॉक हमें नहीं पता, यही हम निकालने के लिए कर रहे हैं ये रेशियो, डिवाइडेड बाय 1,60,000 इज इक्वल टू 1.5। तो देयरफॉर स्टॉक इज इक्वल टू व्हाट? चलो सॉल्व करके देखो। 1,60,000 इंटू 1.5, तो ये आया 240, राइट। 240 और 4 लाख का डिफरेंस अगर हम देख लें तो ये आ जाएगा 160 का स्टॉक, ठीक है। तो 160 का स्टॉक हमने लिख दिया। अब अदर तो निकाल नहीं सकते, तो अदर करंट असेट हम लिख देंगे, अदर करंट असेट 240, टोटल तो 4 लाख ही होना है, ये भी आ गया। लेकिन अब इसके बाद ये क्वेश्चन आगे बढ़ता हुआ ही नहीं दिखेगा, आप 2 मिनट इस पर निगाह घुमा लो और देखो यार, प्रोप्राइटरी, देखो फिक्स असेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो, फिक्स असेट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस है नहीं तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर फंड को हम मान लेंगे, लेकिन ना इक्विटी शेयर होल्डर फंड है मेरे पास, ना फिक्स असेट है, तो ये रेशियो तो सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। और इसके अलावा अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन, ये एकमात्र रेशियो ऐसा बचा है जो सॉल्व करना बाकी है, बाकी कुछ नहीं बचा। देखो करेक्ट है क्या? मतलब अब इस रेशियो पे ध्यान देना जरूरी है, ये रेशियो पे ध्यान दिया तो काम हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 100% बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना। देखो प्रोप्राइटरी फंड का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटरी फंड का मतलब ये होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बट ये है नहीं तो बात ही खत्म हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट। एक ये तरीका होता है। अब क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट नहीं है और डेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये तो मान ही नहीं सकते। तो क्या मैं यहां पे ऐसे भी पहुंच सकता हूं क्या कि फिक्स असेट मेरे पास है, इसमें मैं अगर करंट असेट जोड़ूं और करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, तो क्या बैलेंसिंग फिगर वाला ये सब अमाउंट आ जाएगा क्या? कि फिक्स असेट में करंट असेट जोड़ूं और करंट लायबिलिटी लेस कर दूं, तो ये आ जाएगा क्या प्रोप्राइटरी फंड? क्योंकि मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, इस सिचुएशन में मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, तभी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। लॉन्ग टर्म डेट होता तो उसको भी लेस करता, श्योर। यानी कि यहां पे देखो फिक्स असेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो, ध्यान से सुनना। अगला फॉर्मूला लगा रहा हूं, नंबर 4 सिचुएशन, फिक्स असेट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू 0.75। अब 2 वैल्यू मिसिंग है तो फॉर्मूला सॉल्व नहीं होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में लिख रहा हूं कि फिक्स असेट अपॉन फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी लिख दूं तो भी चलेगा क्या 0.75? बोले सर ये पहले ही उलझा हुआ फॉर्मूला था और उलझा दिया। देखो उलझाया नहीं, मैंने सुलझा दिया है। कैसे सुलझाया? कि हमारे पास करंट असेट और करंट लायबिलिटी अवेलेबल है, तो अब पूरे इक्वेशन में केवल फिक्स असेट ही मिसिंग है, तो काम हो जाएगा आपका। फिक्स असेट आ गई तो बाकी बचा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कहना है फिक्स असेट इज अपॉन फिक्स असेट प्लस करंट असेट मेरे पास है 4 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज मेरे पास है 1,60,000 इज इक्वल टू 0.75। बस काम हो गया आपका, फिक्स असेट आ जाएगा, राइट। इसको और सॉल्व करते हैं, तो फिक्स असेट इज इक्वल टू, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0.75 फिक्स असेट, राइट, प्लस 4, एक काम भी कर सकते हैं हम, 2,40,000 इसको नेट कर दो, तो 2,40,000 को मल्टीप्लाई 0.75 कर दो तो भी काम हो जाएगा। 2,40,000 इंटू 0.75, तो ये हो जाएगा 1,80,000,
राइट। अब ये इधर आएगा तो ये 0.25 फिक्स एसेट बच जाएगा, राइट। 0.25 तो 180 डिवाइड बाय 0.25 करो, तो देयरफॉर फिक्स एसेट इज इक्वल टू 7,20,000। एक बार ये आ गया कि काम ही हो गया, खत्म। ये क्वेश्चन बस ये इंपॉर्टेंट लाइन थी इसकी। फिक्स एसेट आ गया 7,20,000। अब फिक्स एसेट आ गया, करंट एसेट हमारे पास है ही, तो बैलेंस शीट का टोटल आ गया 11,20,000। अब बैलेंस शीट का ये टोटल यहाँ पे भी आ जाएगा 11,20,000। 11,20,000 में से हम लेस करेंगे कितना, 1,60,000 माइनस 1,60,000, तो ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, राइट। कितना, 8 लाख। श्योर। बोले सर हम एक और तरीके से कर सकते थे क्या, कि हम इस वाले पार्ट की एक इक्वेशन बना दे, एक्स मान ले, इस वाले पार्ट की एक इक्वेशन बना दे, कुछ मान ले, राइट, और एक्स और वाई दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर ले। बिल्कुल कर सकते हो, मैथमेटिकली आप बिल्कुल 100% करेक्ट हो। कॉम्प्लिकेटेड होगा वो तरीका, लेकिन दो इक्वेशन से सॉल्व करने जाओगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, राइट। यू कैन डू इट, राइट, बट मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे बताया, थोड़ा सा आसान तरीका बताया, करेक्ट। तो ये हमारा था रेशियो एनालिसिस नाम का टॉपिक, विथ ऑल फॉर्मूला, ऑल कंसेप्ट एंड विथ क्वेश्चंस कवरिंग ऑल द फॉर्मूला, राइट। सारे फॉर्मूले तो कवर फिर भी नहीं होंगे, बट क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं ये जजमेंट बड़ा जरूरी था, और हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब ले लिए, राइट। मॉड्यूल में भी आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप एक प्रैक्टिस जरूर कर लेना, राइट। और आज इसके अलावा जो बच्चे 3-4 क्वेश्चंस मॉड्यूल के, वो आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, वो जरूर आप कर लेना, या हमारे नोट्स अगर आपके पास है तो नोट्स के बचे हुए क्वेश्चंस आप जरूर कर लेना, राइट। डाउट कुछ भी आए तो आप मुझे टेलीग्राम या फोन पे पूछ सकते हैं, करेक्ट। लेकिन एक चीज रेशियो एनालिसिस में वापस से रिकॉल कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेशियो का याद होना। रेशियो याद है तो फिर प्रोसीजरल पार्ट ही आपको देखना है कि रेशियो का एप्लीकेशन कैसे करना है। रेशियो याद है तो इस फॉर्मूला और इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत हेल्पफुल होगा फॉर क्विक रिवीजन ऑफ रेशियो एनालिसिस विद क्वेश्चंस, राइट। डाउट जायज है कि ऑब्वियसली हम जब करेंगे तो डाउट्स आएंगे, कुछ अलग अलग टाइप के डाउट हम जब भी आएंगे, राइट। व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फोन पे, व्हाट्सएप अवॉइड ही करना, अभी फेस्टिव सीजन और सब कुछ है, तो बेहतर है व्हाट्सएप पे आपका मैसेज पता नहीं कहाँ चला जाएगा। टेलीग्राम या फिर फोन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हम रिवीजन की सीरीज में अलग अगले टॉपिक की तरफ मिलेंगे, वो हमारा टॉपिक होगा कैपिटल बस्टिंग, राइट। और बहुत मजा आएगा उस टॉपिक में, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक जरूर रहेगा, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं सारे कंसेप्ट बहुत प्रिसाइज वे में आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊं, ठीक है। टिल दैट, बाय बाय।